नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई और बहुत बेहतरीन किताब जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट और इसे लिखा है एक मशहूर लेखक डैरेन हार्डी ने। इस किताब में उन्होंने बताया है कि वो सफलता कैसे पाएं जो आप चाहते हैं और वो जीवन कैसे जिएं जिसके आप हकदार हैं। इस किताब के द्वारा आप ऐसे ही सफलता हासिल करने के बारे में जानेंगे। ये पुस्तक सफलता दिलाने वाले बुनियादी सिद्धांतों को उजागर करती है। असाधारण सफलता हासिल करने के लिए इंसान को क्या जानना चाहिए, किन चीजों का अभ्यास करना चाहिए और किन कार्यों में माहिर बनना चाहिए, इस पुस्तक में ये सब कुछ बताया गया है। इस किताब में आप जानेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीत कैसे हासिल करें, अपने प्रतिस्पर्धी को कैसे हराएं, भले ही वो आपसे कितना भी ज्यादा बुद्धिमान, योग्य व अनुभवी क्यों ना हो। इसके साथ ही आप जानेंगे कि कैसे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाएं, क्योंकि ऐसी अनेक आदतें होती हैं जिनके बारे में आप स्वयं भी अनजान हो सकते हैं। ऐसी आदतें जो आपकी प्रगति में बाधक बन रही हैं। साथ ही आप सीखेंगे कि कैसे बड़ी सफलताएं पाने के लिए आवश्यक कुछ मुख्य नियमों को बिना कष्ट के कैसे लागू करें। इसके साथ ही ये किताब आपको बताएगी कि जो काम करने का आपका मन ना हो, उसे करने के लिए खुद को कैसे प्रेरित करें। अगर आप ये सारी बातें सीख लेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इस पुस्तक की मदद से आप प्रतिस्पर्धियों को हरा देंगे, अपनी चुनौतियों को जीत लेंगे और अपने जीवन को वैसा बना लेंगे जैसा आप चाहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, चक्रवर्ती संसार का 8वां आश्चर्य है। अपनी सफलताओं को चक्रवर्ती बनाने के लिए डैरेन हार्डी की प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करें ताकि आपके सभी सपने, आशाएं और इच्छाएं साकार हो जाएं। इसे पढ़ें, समझें और फिर इस पर पूरी तरह से अमल करें। सफलता चाहने वालों को ये पुस्तक अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि सफलता के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, ये सब इस पुस्तक में बताया गया है। ये पुस्तक सफलता तक पहुंचने की स्पष्ट और संक्षिप्त मार्गदर्शिका है। अगर आप सच्चे तरीकों, सच्ची तकनीकों और सच्चे साधनों की तलाश करते हैं जो सचमुच आपके जीवन को बदल दे और आपके सपनों को सच कर दे, तो आपको सही पुस्तक मिल गई है। तो अपनी सफलता की शुरुआत अभी करें और सुने ये ऑडियो बुक। प्रस्तावना। ये पुस्तक सफलता के बारे में है। इसमें बताया गया है कि सचमुच सफल होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। अब समय आ गया है कि कोई आपको ये बात सीधे सीधे बता दे। आपको बहुत लंबे समय से धोखा दिया गया है और मूर्ख बनाया गया है। सफलता की कोई जादुई गोली, गोपनीय फॉर्मूला या तुरंत फुरत समाधान नहीं होता। आप हर दिन इंटरनेट पर 2 घंटे सर्फिंग करके साल भर में $2 लाख कमा नहीं सकते। आप हॉलीवुड डाइट पर अमल करके एक सप्ताह में 30 पाउंड वजन कम नहीं कर सकते। आप एक क्रीम लगाकर अपनी उम्र से 20 साल छोटे नहीं दिख सकते। आप एक गोली लेकर अपने प्रेम जीवन को दोबारा आदर्श नहीं बना सकते। आप फटाफट अमीर बनो वाली किसी चतुर चालाक योजना से स्थायी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सफलता, शोहरत, आत्मगौरव, अच्छे संबंध, स्वास्थ्य और खुशहाली को किसी दुकान से खरीद सकते तो ये बेहतरीन होता, लेकिन ये संभव नहीं है। हमारे चारों तरफ सनसनीखेज दावों की बमबारी हो रही है कि हम अमीर बन सकते हैं, फिट हो सकते हैं, जवान दिख सकते हैं, सेक्सी बन सकते हैं। बिना किसी मेहनत के रातों रात ये सब बन सकते हैं। $39.95 की 3 आसान किश्तों में। मार्केटिंग के इस तरह के संदेश इतनी ज्यादा बार आते हैं कि हमारा ये एहसास विकृत हो चुका है कि सफल होने के लिए सचमुच किसी चीज की जरूरत होती है। इसी कारण सफल होने के लिए सचमुच आवश्यक सरल लेकिन गहरी बुनियादी बातें हमारी नजरों से ओझल हो गई हैं। मैं ये सब देखते देखते थक गया हूं। मैं अब और नहीं देख सकता कि इस तरह के झूठे संदेश लोगों को धोखा दें और उनके जीवन को पटरी से उतार दें। मैंने पुस्तक इसीलिए लिखी है ताकि आप सफलता की बुनियादी बातों को समझ लें। मैं सारे गुलगपाड़े को साफ करने और सफलता की बुनियादी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद करूंगा। इस पुस्तक में सफलता के जो सिद्धांत बताए गए हैं वो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आप इस पुस्तक के सिद्धांतों व अभ्यास पर तुरंत ही अमल कर सकते हैं और अपने जीवन में दीर्घकालीन परिणाम हासिल कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप संचयी परिणाम, कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत की शक्ति का लाभ कैसे ले सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमेशा आपके जीवन को चलाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ लेकर आप सचमुच अपने जीवन में क्रांति कर सकते हैं। आपने सुना है कि
आप जिस चीज के बारे में ठान लें आप उसे हासिल कर सकते हैं, है ना? देखिए, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको तरीका मालूम हो। ये पुस्तक ऑपरेटर का मैनुअल है और आपको सिस्टम चलाने में माहिर बनने का तरीका सिखाती है। ये सीखने के बाद ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। मैं ये बात कैसे जानता हूं कि कंपाउंड इफेक्ट ही एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें आप चरम सफलता हासिल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया। जब लेखक अपनी शोहरत और दौलत के बारे में सीना ठोकते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको ये बताना महत्वपूर्ण है कि मैं व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं। मैं आपको कोरे सिद्धांत नहीं बल्कि जीता जागता प्रमाण बता रहा हूं। जैसा टोनी रॉबिन्स ने जिक्र किया है, मुझे अपने कारोबारी प्रयासों में भारी सफलता इसीलिए मिली क्योंकि मैं उन सिद्धांतों पर चला जो इस पुस्तक में बताए गए हैं। पिछले 40 सालों में मैं सफलता और मानव उपलब्धि का गहन अध्ययन कर रहा हूं। मैंने हजारों विचारों, संसाधनों और दर्शनों की जांच पड़ताल में लाखों डॉलर खर्च किए हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव ने साबित किया है कि आप चाहे कुछ भी सीखें या किसी भी रणनीति का इस्तेमाल करें, सफलता संचयी परिणाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही मिलती है। दूसरे 25 साल से ज्यादा समय से मैं सफलता मीडिया उद्योग का केंद्रीय पर्यवेक्षक रहा हूं। मैंने लगभग हर विचार लीडर, मशहूर वक्ता और बेस्ट सेलिंग लेखक के साथ काम किया है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। सीईओ और बेहद सफल लोगों के सलाहकार के रूप में मैंने लाखों बिजनेस लीडर्स को प्रशिक्षित किया है और मार्गदर्शन दिया है। इन सभी केस स्टडीज का विश्लेषण करके मैंने ये पता लगाया कि क्या कारगर है और क्या नहीं। तीसरे, 3 सफलता केंद्रित टेलीविजन नेटवर्क्स का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और सक्सेस मैगजीन का प्रकाशक होने के नाते मेरा एक काम था कि मैं संसार के सबसे सफल लोगों के विचारों, संसाधनों और जीवन की जांच करके उनका सार पेश करूं, जिससे हमें निर्णय ले सकें कि हमारे टेलीविजन शो या हमारी पत्रिका के पन्नों में किसे जगह देनी है। हर महीने मैंने सफलता के बहुत से पहलुओं पर आधा दर्जन शीर्ष विशेषज्ञों का इंटरव्यू लिया और उनके सर्वश्रेष्ठ विचार हासिल किए। हर दिन भर में व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपलब्धि के विचारों, जानकारी और रणनीतियों के सैलाब में तैरता रहता था। मुद्दे की बात यह है, जब आपके पास इस उद्योग का इतना वृहद दृष्टिकोण हो और विश्व के सबसे सफल लोगों के सिद्धांतों व आदतों के अध्ययन से हासिल बुद्धिमत्ता हो, तो एक आश्चर्यजनक स्पष्टता उत्पन्न हो जाती है। निहित बुनियादी सत्य एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। सब कुछ देखने, पढ़ने और सुनने के बाद मैं अब नवीनतम चाल या स्वघोषित पैगंबर के नवीनतम वैज्ञानिक क्रांति के दावों से मूर्ख नहीं बनता। कोई भी मुझे चालाकी से बरगला नहीं सकता और अपने हथगंडे आजमा नहीं सकता। मेरे पास बहुत से संदर्भ बिंदु हैं, मैं बहुत से रास्तों पर जा चुका हूं और मैंने मुश्किल तरीके से सच्चाई को खोजा है। सारे अनावश्यक शोर शराबे और कोलाहल को हटाने के बाद जो बचता है वो सचमुच मायने रखता है, और ये पुस्तक उसी के बारे में है। क्या सचमुच कारगर है? कौन सी आधा दर्जन बुनियादी बातें हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने और महारत हासिल करने से वो ऑपरेटिंग सिस्टम आदर्श तरीके से काम करता है, जिससे आप अपने मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और मनचाहे जीवन को भी। इस पुस्तक में वो आधा दर्जन बुनियादी बातें बताई गई हैं जिनसे संचयी परिणाम नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया मेहनत भरी, नीरस और कई बार तो उबाऊ भी होती है। दौलतमंद बनना, प्रभावशाली बनना और अपने क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनना धीमा व कष्टकारी काम है। मुझे गलत नहीं समझें। इस पुस्तक में बताए कदम उठाने से आपको अपने जीवन में परिणाम लगभग तुरंत ही दिखने लगेंगे, लेकिन यदि आप मेहनत, अनुशासन और समर्पण को पसंद नहीं करते तो मेरी सलाह है कि आप अपने टीवी की ओर दोबारा लौट जाएं और अगले विज्ञापन या वेबिनार के सहारे सफलता हासिल करने की कोशिश करें जो रातों रात सफलता दिलाने का वादा करती हैं, बशर्ते आपके क्रेडिट कार्ड में पर्याप्त बैलेंस हो। निष्कर्ष यह है कि आपको सफल होने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन्हें आप पहले से ही जानते हैं। आपको कोई भी नई चीज सीखने या जानने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ ज्यादा जानकारी की ही जरूरत होती तो इंटरनेट कनेक्शन वाला हर व्यक्ति आज महल में रहता, उसके फौलादी ऐप्स होते और वो बहुत सुखी होता। आपको नई जानकारी की जरूरत नहीं है, आपको तो नई कार्य योजना की जरूरत है। आपको नए व्यवहार और आदतें डालने की जरूरत है जो आपको असफलता से दूर और सफलता की ओर ले जाए। ये इतना ही सरल है। पूरी पुस्तक में मैंने उन संसाधनों का जिक्र किया है जिन्हें मैंने thecompoundeffect.com/resources पर उपलब्ध कराया है। कृपया वहां जाएं
उनका इस्तेमाल करें। इस पुस्तक और मेरे साधनों में हर वो सर्वश्रेष्ठ चीज शामिल है जो मैंने सुनी है, देखी है, पढ़ी है और जांच करके कारगर पाई है। कोई हैरानी नहीं कि ये पुस्तक आपका जीवन बदल सकती है और ये दरअसल इतना ही सरल है। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, कंपाउंड इफेक्ट की कार्यविधि। आपने एक कहावत सुनी होगी, धीमी और निरंतर दौड़ जीत जाती है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनी होगी। देवियों और सज्जनों, मैं कछुआ हूं। अगर आप मुझे पर्याप्त समय दें तो मैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में किसी को भी हर बार हरा दूंगा। क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं या सबसे चतुर हूं या सबसे तेज हूं। मैं अपनी सकारात्मक आदतों की वजह से जीतूंगा, जिनका इस्तेमाल मैं लगातार हर समय करता हूं। मैं निरंतरता में जितना विश्वास करता हूं उतना संसार में कोई दूसरा नहीं करता होगा। मैं इस सच्चाई का जीता जागता सबूत हूं कि यह सफलता की चरम कुंजी है। यह असफल लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग निरंतरता को कायम रखने का तरीका नहीं जानते। मुझे इस बात के लिए अपने पिता को धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल वो संचयी परिणाम यानी कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत की शक्ति सिखाने वाले मेरे पहले कोच थे। जब मैं 18 महीने का था तो मेरे माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद पिता ने अकेले मुझे पाला। वो नरम या लड़ियाने वाले पिता नहीं थे। वो भूतपूर्व यूनिवर्सिटी फुटबॉल कोच थे और उन्होंने मेरी मानसिकता उपलब्धि पर केंद्रित कर दी। पिता की वजह से ही मैं हर सुबह 6 बजे जाग जाता था। कंधे पर प्रेमपूर्ण थपके से नहीं, रेडियो अलार्म की वजह से भी नहीं, मैं तो हर सुबह अपने बेडरूम के पास बने गैराज में कंक्रीट के फर्श पर लोहे की आवाजों से जागता था। ये आवाजें इतनी तेज होती थी मानो मैं किसी निर्माण इलाके से 12 फुट दूर सो रहा हूं। उन्होंने गैराज की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कोई कष्ट नहीं, कोई लाभ नहीं। कसरत करते समय, वेट लिफ्टिंग करते समय और दंड बैठक लगाते समय वो इसी वाक्य को घूरते रहते थे। बारिश हो या बर्फबारी, पिता अपने शॉर्ट्स और घिसी पिटी सूती शर्ट में उस समय आपको हमेशा वहां मिलते थे। उन्होंने कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया। आप उनकी आदत से अपनी घड़ी मिला सकते थे। मेरे पास काम का इतना ज्यादा बोझ था कि ये एक पूर्णकालिक हाउसकीपर और माली की जिम्मेदारियों से भी ज्यादा था। जब मैं स्कूल से लौटता था तो मुझे हमेशा पिता के निर्देशों की सूची मिलती थी। खरपतवार उखाड़ देना, पत्तियां साफ कर देना, गैराज में झाड़ू लगा देना, धूल साफ कर देना, वैक्यूम कर देना, बर्तन मांज देना और भी न जाने कितने काम। और स्कूल की पढ़ाई में पीछे रहने को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। तब मेरी जिंदगी ऐसी थी। पिता कोई बहाना नहीं चलेगा वाले इंसान थे। हमें कभी बीमारी के कारण स्कूल से गोता मारकर घर पर रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जब तक कि हम सचमुच उल्टी ना कर रहे हो, हमारे खून ना निकल रहा हो या हड्डी ना दिख रही हो। हड्डी दिखना शब्दावली डैडी के कोचिंग के समय लोकप्रिय हुई थी। उनके खिलाड़ी जानते थे कि जब तक वो ज्यादा घायल नहीं होंगे उन्हें मैच से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार उनके क्वार्टरबैक ने डैडी से कहा कि वो उसे मैच से बाहर बुला लें। डैडी ने कहा, तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारी हड्डी ना दिख रही हो। क्वार्टरबैक ने अपने कंधे के पैड हटाए और वहां सचमुच उसकी कॉलर बोन दिखाई दे रही थी। इसके बाद ही उसे मैदान से बाहर बुलाया गया। डैडी का एक बुनियादी दर्शन ये था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो या नहीं हो। अनुभव, योग्यता, बुद्धिमत्ता या आंतरिक क्षमता के क्षेत्र में तुमसे जो भी कमी हो, तुम कड़ी मेहनत से उसकी भरपाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा प्रतिस्पर्धी ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा गुणी या ज्यादा अनुभवी है तो तुम्हें उससे बस 3-4 गुना ज्यादा तेज मेहनत करने की जरूरत है, फिर तुम उसे हरा सकते हो। चुनौती चाहे कोई भी हो। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कड़ी मेहनत से अपनी हर कमी की भरपाई कर सकता हूं। मैच में फ्री थ्रो चूक रहे हो, 1 महीने तक हर दिन 1000 फ्री थ्रो करो। बाएं हाथ से ड्रिबलिंग करने में अच्छे नहीं हो, अपने दाएं हाथ पीठ के पीछे बांध लो और हर दिन 3 घंटे तक ड्रिबलिंग करो। गणित में पीछे हो, एक ट्यूटर लगा लो और पूरी गर्मियों में 24 घंटे मेहनत करो जब तक कि ये तुम्हारे भेजे में ना घुस जाए। कोई बहानेबाजी नहीं। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो ज्यादा कड़ी मेहनत करो, ज्यादा स्मार्ट तरीके से मेहनत करो। वो जो कहते थे वो करते भी थे। डैडी फुटबॉल कोच के साथ शीर्ष सेल्स पर्सन बने। इसके बाद अंततः उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, लेकिन वो मुझे बहुत सारे निर्देश नहीं देते थे। शुरुआत से ही डैडी हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने देते थे। वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी के समर्थक थे। वो होमवर्क को लेकर हर रात हमारे पीछे नहीं पड़े रहते थे। हमें तो बस परिणाम दिखाने होते थे और जब आप ऐसा करते थे तो आपकी सफलता का जश्न मनाया जाता था। अच्छे ग्रेड मिलने पर डैडी हमें प्रिंग्स नामक आइसक्रीम पार्लर ले जाते और शानदार बनाना स्लिप खिलाते थे।
आइसक्रीम के 6 स्कूप और बाकी सारी चीजें। कई बार मेरे भाई बहन स्कूल में अच्छे ग्रेड नहीं ला पाए, इसलिए उन्हें वहां जाने का मौका नहीं मिला। वहां जाने का मौका मिलना बड़ी बात थी, इसलिए हम उस मौके को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर देते थे। डैडी का अनुशासन मेरे लिए मिसाल बन गया। डैडी मेरे आदर्श थे और मैं चाहता था कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। मुझे ये डर भी रहता था कि मैं उन्हें कहीं निराश ना कर दूं। उनका एक दर्शन था, नहीं कहने वाले इंसान बनो, भीड़ के साथ चलना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, असाधारण इंसान बनो, अपवाद बनो। मेरी कंपनी के प्रचार वाक्य की प्रेरणा मुझे यहीं से मिली, इसीलिए मैंने कभी नशा नहीं किया। उन्होंने कभी इस बारे में मुझे लंबे उपदेश नहीं दिए, लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं बनना चाहता था जो कोई काम सिर्फ इसीलिए करे क्योंकि हर कोई उसे कर रहा था, और मैं डैडी को निराश भी नहीं करना चाहता था। डैडी की बदौलत 12 साल की उम्र में ही मेरी दिनचर्या ऐसी बन गई जिस पर सबसे कार्यकुशल सीईओ को भी गर्व होता। कई बार मैं ऊहा करता था और लंबी सांसें भरता था। आखिर मैं बच्चा था, लेकिन इसके बावजूद मन ही मन खुश होता था कि मैं अपने सहपाठियों से बेहतर स्थिति में हूं। पिता की वजह से ही मैं अनुशासन और मानसिकता के क्षेत्र में बाकी लोगों से बहुत आगे था। उन्हीं की बदौलत मैंने समर्पण और जिम्मेदारी के बेहद महत्वपूर्ण सबक सीखे, ताकि मैं जो हासिल करने की ठान लूं उसे हासिल कर लूं। डैडी और मैं इस बारे में मजाक करते थे कि उन्होंने मुझे सफलता की लत लगा दी। 18 साल की उम्र में मैं अपने कारोबार में $1 लाख से ज्यादा कमा रहा था। 20 साल की उम्र में मैंने एक अमीर इलाके में अपना खुद का घर खरीद लिया। 24 साल की उम्र में मेरी वार्षिक आमदनी बढ़कर $1 मिलियन से ज्यादा हो गई, और 27 साल की उम्र तक मैं आधिकारिक रूप से सेल्फ मेड मिलीनियर बन गया, जबकि मेरा कारोबार $50 मिलियन आमदनी कर रहा था। आज मेरे पास इतना पैसा और संपत्ति है कि जीवन भर मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी है। किसी बच्चे में बहुत सी चीजों की लत डाली जा सकती है, डैडी कहते थे। कम से कम मैंने काफी अच्छी चीजों की लत डाली। तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि मुझे अपने हाथों पर बैठने, पल में मौजूद रहने या समय समय पर बीच चेयर पर शांति से बैठने का अभ्यास करना पड़ा, कारोबारी पुस्तकों के ढेर या स्व सुधार के ऑडियो के बिना। लेकिन मैं सफलता की उन योग्यताओं के लिए कृतज्ञ हूं जो मैंने अपने डैडी से सीखी और बाद में दूसरे मार्गदर्शकों से भी। यह पुस्तक मेरी सफलता के असली रहस्य को उजागर करती है। मैं संचयी परिणाम के सिद्धांत में सचमुच विश्वास करता हूं, क्योंकि डैडी की मेहरबानी से मैं हर दिन इस पर अमल करता था, और आज नौबत यहां तक आ पहुंची है कि मैं कोशिश करने पर भी इसे छोड़कर किसी दूसरी तरह नहीं जी सकता। लेकिन अगर आप ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो आपको इस पर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा होगा। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जो समझ में आते हैं। आपको वैसी कोचिंग और मिसाल नहीं मिली जिससे आपने सीखा हो कि क्या करना है। आपने अब तक संचयी परिणाम के सिद्धांतों के पुरस्कारों का अनुभव नहीं किया है। समाज के रूप में हमें धोखा दिया गया है। हमें मार्केटिंग ने सम्मोहित कर दिया है, जो आपको काल्पनिक समस्याओं का विश्वास दिलाती है जो आपके पास नहीं है, और फिर उनका इलाज करने के लिए आपको तुरंत समाधान भेज देती है। हम फिल्मों और उपन्यासों में परिकथा जैसे अंत में विश्वास करने के लिए सामाजिक रूप से कंडीशन हो चुके हैं। इस चक्कर में हम मेहनत और निरंतर काम करने के अच्छे पुराने जीवन मूल्य को भुला चुके हैं। आइए इन अवरोधों की एक एक करके जांच करते हैं। आपने संचयी परिणाम के सिद्धांत के पुरस्कारों का अनुभव नहीं किया है। संचयी परिणाम छोटे छोटे स्मार्ट चयनों की श्रृंखला से बड़े पुरस्कार हासिल करने का सिद्धांत है। मेरे लिए इस प्रक्रिया की सबसे रोचक चीज यह है कि हालांकि परिणाम बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जिस पल आप कदम उठाते हैं वो कदम महत्वपूर्ण या मुश्किल नहीं लगता। आप इस रणनीति का इस्तेमाल चाहे अपनी सेहत सुधारने के लिए कर रहे हो, संबंध सुधारने के लिए कर रहे हो, या आर्थिक स्थिति या कोई दूसरी चीज सुधारने के लिए कर रहे हो। ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि मुश्किल से दिखाई देते हैं। इन छोटे परिवर्तनों का तुरंत कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, कोई बड़ी जीत नहीं मिलती, कोई स्पष्ट पुरस्कार भी नहीं मिलता, तो फिर इस झंझट में क्यों पड़े? ज्यादातर लोग संचयी परिणाम के सिद्धांत की सरलता की वजह से फिसल जाते हैं। मिसाल के तौर पर 8 दिन तक दौड़ने के बाद भी उनका वजन ज्यादा कम नहीं होता, या वो पियानो का अभ्यास 6 महीने बाद इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो चॉपस्टिक्स के अलावा किसी दूसरी चीज में माहिर नहीं हो पाए हैं, या वो कुछ साल बाद अपने रिटायरमेंट अकाउंट में योगदान देना छोड़ रहे होते हैं क्योंकि वो नगद पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वैसे भी ज्यादा बड़ी रकम नहीं दिख रही है। उन्हें एहसास नहीं होता कि ये छोटे और महत्वहीन दिखने वाले कदम आगे चलकर एक महत्वपूर्ण फर्क उत्पन्न कर देंगे, बशर्ते उन्हें लंबे समय तक लगातार उठाया जाए। आइए मैं आपको कुछ विस्तृत उदाहरण देता हूं। छोटे स्मार्ट चयन प्लस निरंतरता प्लस समय इक्वल टू क्रांतिकारी फर्क। जादुई पेनी।
अगर आपके सामने ये विकल्प रखा जाए कि आप इसी पल $3 मिलियन नकद लेना चाहेंगे या फिर एक अकेली पेनी लेना चाहेंगे जिसका मूल्य 31 दिनों तक हर दिन दोगुना होता रहे, तो आप किसे चुनेंगे? अगर आपने ये प्रश्न पहले भी सुना हो तो आप जानते हैं कि आपको पेनी को ही चुनना चाहिए, क्योंकि इसी विकल्प या चयन से आपको ज्यादा दौलत मिलेगी। लेकिन फिर भी ये यकीन करना मुश्किल क्यों है कि पेनी चुनने पर अंत में ज्यादा पैसा मिलेगा? क्योंकि पुरस्कार दिखने में बहुत ज्यादा समय लगता है। आइए गौर से देखते हैं। आइए मान लेते हैं कि आप नकदी का विकल्प चुनते हैं और आपका मित्र पेनी वाला विकल्प चुनता है। 5वें दिन आपके मित्र के पास 16 सेंट है, आपके पास $3 मिलियन है। 10वें दिन उसके पास $5.12 हैं और आपके पास बहुत बड़ी धनराशि है। आपको क्या लगता है, आपका मित्र अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस कर रहा होगा? आप अपने मिलियनों डॉलर खर्च कर रहे हैं, आपको इसमें बहुत मजा आ रहा है और आप अपने चुने हुए विकल्प पर बेहद खुश हैं। 20 दिन गुजर जाते हैं और अब केवल 11 दिन बचे हैं, लेकिन पेनी का विकल्प चुनने वाले के पास अब भी सिर्फ $5,243 है। वो इस बिंदु पर कैसा महसूस कर रहा होगा? उसके सारे त्याग और सकारात्मक व्यवहार के बावजूद उसके पास केवल $5,000 हैं। दूसरी तरफ आपके पास $3 मिलियन हैं। फिर संचयी परिणाम, कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत का अदृश्य जादू नजर आने लगता है। हर दिन छोटे गणितीय विकास से चक्रवृद्धि होती पेनी 31वें दिन $10,737,418.24 बन जाती है, जो आपके $3 मिलियन से 3 गुनी से भी ज्यादा राशि है। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि निरंतरता को लंबे समय तक कायम रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 29वें दिन आपके पास $3 मिलियन हैं, जबकि पेनी चुनने वाले मित्र के पास $2.7 मिलियन है। इस 31 दिन की दौड़ में 30वें दिन वो आगे निकलता है, जब उसके पास $5.3 मिलियन होते हैं। और इस महीने भर की मैराथन रेस के बिल्कुल आखिरी दिन आपका मित्र आपको बुरी तरह पछाड़ देता है। उसके पास आपके $3 मिलियन के मुकाबले $10,737,418.24 आ जाते हैं। बहुत कम चीजें पेनी के चक्रवर्ती जादू जितनी प्रभावशाली होती हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये शक्ति आपके जीवन के हर क्षेत्र में इसी तरह का कमाल दिखा सकती है। एक और उदाहरण देखते हैं। 3 दोस्तों को लें जो एक साथ बड़े हुए हैं। वो उसी इलाके में रहते हैं और उनकी अनुभूतियां काफी मिलती जुलती हैं। उनमें से प्रत्येक साल भर में लगभग $50,000 कमाता है। वो सभी शादीशुदा हैं और उनका स्वास्थ्य व शरीर का वजन भी औसत है। शादी के बाद का तोंद प्रभाव भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। पहले दोस्त को हम लैरी नाम दे देते हैं और वो वही सब करता रहता है जो हमेशा से करता आ रहा है। वो खुश है या वो सोचता है, लेकिन कभी कभार शिकायत करता है कि उसके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलता। दूसरे दोस्त स्कॉट कुछ छोटे लेकिन महत्वहीन दिखने वाले सकारात्मक परिवर्तन करने लगता है। वो हर दिन एक अच्छी पुस्तक के 10 पन्ने पढ़ने लगता है। वो काम पर जाते समय यात्रा के 30 मिनट तक प्रेरक ऑडियो भी सुनने लगता है। स्कॉट अपने जीवन में परिवर्तन तो करना चाहता है, लेकिन वो ये काम बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहता। उसने हाल ही में डेरेन डेली ऑन डिमांड पॉडकास्ट सुनना शुरू किया है और उसके एक विचार को अपने जीवन में उतारने लगा है। वो हर दिन अपने आहार में 125 कैलोरी की कटौती करने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं, हम शायद 1 कप अनाज कम करने की बात कर रहे हैं, सोडा कैन के बदले में सेल्ट्जर स्पार्कलिंग वाटर की बोतल की बात कर रहे हैं, सैंडविच पर मेयो की जगह मस्टर्ड सॉस लगाने की बात कर रहे हैं। ये किया जा सकता है। वो हर दिन 2000 कदम ज्यादा चलने लगा है, 1 मील से कम। इसमें भी कोई काम भारी बहादुरी या बहुत मेहनत का नहीं है। कोई भी ये कर सकता है, लेकिन स्कॉट इन विकल्पों पर टिके रहने के लिए संकल्पवान है। वो जानता है हालांकि ये चयन सरल है, लेकिन उसका मन उन्हें छोड़ने के लिए आसानी से ललचा सकता है। तीसरा दोस्त ब्रैड कुछ खराब विकल्प चुनता है। वो अपने प्रिय कार्यक्रम ज्यादा देखने के लिए हाल ही में बड़ी स्क्रीन वाला एक टीवी खरीद लाया है। वो फूड नेटवर्क पर देखी रेसिपीज को अपनाने लगा है। चीज वाला पुलाव और मिठाइयां उसके पसंदीदा व्यंजन है। ओह, और उसने अपने पारिवारिक कक्ष में एक बार भी बना लिया है और हर सप्ताह शराब भी पीने लगा है। कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। ब्रेड बस जिंदगी में थोड़े मजे करना चाहता है और थोड़ा तनाव रहित होना चाहता है। 5 महीने बाद लैरी, स्कॉट या ब्रेड के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं देता। स्कॉट हर रात थोड़ा पढ़ता है और ऑफिस आते जाते समय ऑडियो सुनता है। ब्रेड जीवन का आनंद ले रहा है और अच्छी चीजें कम कर रहा है। लैरी वही सब कर रहा है जो वो हमेशा से करता रहा है। हालांकि हर व्यक्ति का व्यवहार अलग है, लेकिन 5 महीने का समय इतना लंबा समय नहीं है कि उनकी स्थिति में कोई असली गिरावट या सुधार नजर आए। सच तो यह है कि उन तीनों के वजन की तुलना करने पर भी आपको लगभग 0 अंतर मिलेगा। वो लगभग समान दिखेंगे।
10 महीने बाद भी हमें उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर नहीं आता। 18वें महीने में हमें इन तीनों दोस्तों के हुलिये में थोड़ा फर्क दिखाई दे सकता है, लेकिन 25वें महीने के करीब यह अंतर काफी स्पष्ट हो जाता है और इसे नापा जा सकता है। 27वें महीने में हमें काफी फर्क नजर आने लगता है और 31वें महीने तक तो आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देता है। ब्रेड अब मोटा हो चुका है जबकि स्कॉट छरहरा हो गया है। हर दिन 125 कैलोरियां कम करने की बदौलत 31 महीने में स्कॉट का वजन 33 पाउंड कम हो गया है। 31 महीने इक्वल टू 940 दिन। 940 दिन गुणा 125 कैलोरी बट्टे दिन इक्वल टू 1,17,500 कैलोरी बट्टे 3500 कैलोरी प्रति पाउंड, 33.5 पाउंड। ब्रेड ने इतने ही समय में हर दिन सिर्फ 125 कैलोरी ज्यादा खाई, जिससे उसका वजन 33.5 पाउंड बढ़ गया। यानी अब उसका वजन स्कॉट से 67 पाउंड ज्यादा है। लेकिन फर्क वजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्कॉट ने अच्छी पुस्तकें पढ़ने और आत्म सुधार के ऑडियो सुनने में लगभग 1000 घंटों का निवेश किया है। अपने इस अतिरिक्त ज्ञान पर अमल करने में उसे एक प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिल चुकी है। सबसे अच्छी बात, उसका वैवाहिक जीवन सुखद है। ब्रेड वो ऑफिस में दुखी है और उसका विवाह संकट में है। और लैरी काफी कुछ वैसा ही है जैसा वो 2.5 साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो इसके बारे में ज्यादा कटु है। संचयी परिणाम की जबरदस्त शक्ति इतनी ही सरल है। जो लोग संचयी परिणाम के सिद्धांत का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं और उनके जो समकक्ष ऐसा नहीं करते या जो इसका इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं, उनके बीच इतना ज्यादा फर्क होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये चमत्कारी दिखता है, जादू या क्वांटम लीप की तरह। जो व्यक्ति संचयी परिणाम के सिद्धांत की सकारात्मक प्रकृति का इस्तेमाल करता है, वो 31 महीने या 31 साल बाद रातों रात सफल नजर आता है। वास्तव में उसकी भारी सफलता उन छोटे छोटे स्मार्ट चयनों का परिणाम थी जिन्हें उसने लंबे समय तक निरंतर किया। लहर प्रभाव। मैं जानता हूं ऊपर बताए उदाहरण के परिणाम बहुत आश्चर्यजनक दिखते हैं, लेकिन मामला इससे भी ज्यादा गहरा है। दरअसल एक छोटे परिवर्तन से इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे एक अप्रत्याशित और बिना सोचा लहर प्रभाव शुरू हो जाता है। आइए ब्रेड की एक बुरी आदत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। अक्सर भारी भोजन करना, ताकि हम ये बेहतर समझ सकें कि संचयी परिणाम का सिद्धांत ऐसा लहर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जिसका नकारात्मक असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। ब्रेड फूड नेटवर्क से रेसिपी सीखकर मॉफिन्स बनाता है। उसे इस बात पर गर्व होता है, उसके परिवार को बहुत पसंद आती है और इससे सभी खुश नजर आते हैं। वो उन्हें और दूसरी मिठाइयों को अक्सर बनाने लगता है। उसे अपनी पाक कला बहुत पसंद आती है और वो ज्यादा खाने लगता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि किसी दूसरे को फर्क समझ में आए। ज्यादा खाने की वजह से ब्रेड रात में अलसाने लगता है। जागते समय भी उसमें आलस भरा होता है, जिससे वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ेपन और नींद की कमी से उसके कामकाज पर असर होने लगता है। वो कम उत्पादक हो जाता है, इसीलिए बॉस उसे निराशाजनक फीडबैक देता है। शाम तक वो अपनी नौकरी से असंतुष्ट महसूस करने लगता है और उसकी ऊर्जा का स्तर काफी कम हो जाता है। घर लौटने की यात्रा पहले से ज्यादा लंबी और तनावपूर्ण लगने लगती है। तनाव दूर करने और आरामदेह महसूस करने के लिए वो और ज्यादा भारी भोजन करता है। तनाव आपसे कराने में माहिर होता है। ऊर्जा की कमी की वजह से ब्रेड अपनी पत्नी के साथ टहलने भी कम जा पाता है, और जो वो पहले हर दिन करता था, अब उसका ये करने का मन नहीं होता। पत्नी को बुरा लगता है कि वो उसे वक्त नहीं दे रहा है। वो उसके घूमने नहीं जाने को व्यक्तिगत मान लेती है। पत्नी के साथ साझा गतिविधियों की कमी और ताजा हवा व व्यायाम की कमी की वजह से ब्रेड को अब वो एंडोर्फिन प्रवाह नहीं मिलता है, जिसकी बदौलत वो पहले उत्साही और तरोताजा महसूस करता था। क्योंकि अब वो पहले जितना खुश नहीं रहता, इसीलिए वो खुद में और दूसरों में गलतियां निकालने लगता है और उसकी पत्नी की तारीफ करना छोड़ देता है। उसे अपना शरीर थुलथुल महसूस होने लगता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वो खुद को कम आकर्षक मानने लगता है और वो कम रोमांटिक भी हो जाता है। ब्रेड को यह एहसास नहीं होता कि उसकी ऊर्जा और प्रेम की इस कमी का पत्नी पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। वो तो बस इतना जानता है कि उसे सेक्स से बचना है। इस चक्कर में वो देर रात तक टीवी देखने लगता है, क्योंकि यह आसान काम है और इससे उसका मन बहल जाता है। उसकी दूरी को महसूस करके उसकी पत्नी शिकायत करने लगती है और फिर मांग करने लगती है। जब इससे काम नहीं बनता तो वो अपनी रक्षा करने के लिए भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है। वो अकेलापन महसूस करने लगती है, इसीलिए वो अपनी ऊर्जा
अपने काम में लगाने लगती है और साहचर्य की जरूरत पूरी करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है। पुरुष उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, जिससे वो एक बार फिर आकर्षक महसूस करने लगती है। वो ब्रेड को धोखा तो नहीं देती, लेकिन ब्रेड मन ही मन समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। दिक्कत यह है कि वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी समस्याओं की जड़ उसके बुरे चयन और व्यवहार है। इसकी बजाय वो अपनी पत्नी में दोष निकालने लगता है। सामने वाला गलत है, ये विश्वास करना कितना आसान होता है। अपने अंदर झांक कर नहीं देखना और अपने कचरे की सफाई करने का आवश्यक काम नहीं करना भी सहज और बुनियादी मनोविज्ञान है। ब्रेड को तो अपने अंदर झांकने का तरीका ही नहीं आता है। टॉप शेफ या क्राइम शो में आत्म सुधार या संबंधों की सलाह नहीं मिलती है। यह विचार उसके मन में आता ही नहीं कि अगर उसने अपने दोस्त स्कॉट की तरह व्यक्तिगत विकास की पुस्तकें पढ़ी होती तो उसे पता चल सकता था कि वो अपनी नकारात्मक आदतों को कैसे बदले। ब्रेड के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके हर दिन के छोटे छोटे चयनों से जो लहर उठी वो उसके जीवन के हर क्षेत्र में तबाही का सैलाब ले आई। जाहिर है, कैलोरी कम करने और स्वस्थ बौद्धिक खुराक लेने से स्कॉट पर इसका उल्टा असर हुआ। उसे अब बहुत से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। गलत निर्णयों को दोहराने की बजाय हर दिन अनुशासन को दोहराने के ऐसे ही परिणाम मिलते हैं। ये इतना ही सरल है। पर्याप्त समय तक निरंतरता से काम करने पर परिणाम पूरी स्पष्टता से दिखाई देने लगते हैं। इससे भी बेहतर उनका अनुमान भी लगाया जा सकता है। संचयी परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है और इसे मापा जा सकता है। ये बेहतरीन खबर है। क्या ये जानने से आपको तसल्ली नहीं मिलती कि आपको अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं और लंबे समय तक निरंतर उठाने हैं? क्या ये बहादुरी और जबरदस्त शक्ति के उस भारी प्रदर्शन से ज्यादा आसान नहीं लगता जिससे आप थक कर हार जाएंगे और बाद में किसी दिन दूसरी कोशिश करने का संकल्प लेंगे जब आप फिर से असफल होंगे? मैं तो इसके बारे में सोचने से ही थक जाता हूं, लेकिन लोग यही करते हैं। समाज में हमें भारी प्रयास के महान प्रदर्शन की सफलता में विश्वास करने की आदत डाल दी है। यह पूरी तरह से अमेरिकी अवधारणा है। सफलता, पुरानी परिभाषा। संचयी परिणाम के सिद्धांत का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू यह है कि हमें कुछ समय तक कार्यकुशलता और निरंतरता से मेहनत करनी होती है, तभी हमें पुरस्कार दिखाई देते हैं। हमारे दादा दादी इस बात को जानते थे, इसीलिए वो शाम को टीवी पर इन्फोमर्शियल्स तथा कथित जानकारी देने वाले विज्ञापन देखने में समय बर्बाद नहीं करते थे कि कैसे तेज दिनों में जांघों को छरहरा करें या 6 महीने में रियल एस्टेट किंग बने। उन दिनों ज्यादातर लोग सप्ताह में 6 दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते थे। सफलता का रहस्य तब भी यही होता था और अब भी यही है, कड़ी मेहनत, अनुशासन और अच्छी आदतें। यह रोचक है कि दौलत प्रायः एक पीढ़ी को लांघने की प्रवृत्ति रखती है। बहुत ज्यादा संपन्नता से अक्सर छुई मुई मानसिकता बन जाती है और आलसी जीवन शैली उत्पन्न हो जाती है। दौलतमंद परिवारों के बच्चे खासतौर पर इसका शिकार होते हैं। उन्होंने दौलत उत्पन्न करने के लिए अनुशासन और चरित्र विकसित नहीं किया, इसलिए उनमें दौलत के मूल्य का वो एहसास या समझ नहीं होती जिससे ये टिक पाए। हमें अक्सर शाही घरानों, फिल्मी सितारों और कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों के हक में यह मानसिकता दिखाई देती है और कम हद तक हर जगह बच्चों और वयस्कों में भी। अमेरिका के लोग प्रबल कार्य संस्कार के मूल्यों को भुला चुके हैं। अमेरिका की 3 या शायद 4 पीढ़ियों ने भारी दौलत, समृद्धि और आराम का आनंद लिया है। स्थायी सफलता उत्पन्न करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, लगन, कड़ी मेहनत और मुश्किलें सहने की शक्ति जैसी चीजें, वो आकर्षक नहीं लगती हैं, इसीलिए हम उन्हें भूल चुके हैं। हमने अपने पूर्वजों के संघर्ष का सम्मान करना छोड़ दिया है। उन्होंने जो भारी परिश्रम किया उससे अनुशासन की नींव पड़ी, उनके चरित्र में निखार आया और नए मोर्चों पर साहसिक विजय पाने का जोश उत्पन्न हुआ। सच तो यह है कि आत्मसंतुष्टि ने सभी महान साम्राज्यों पर प्रभाव डाला है, जिसमें मिस्र, यूनान, रोम, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन के साम्राज्य भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि सफलता की तरह कोई असफल नहीं होता। प्रभावशाली साम्राज्य इसी वजह से असफल होते देखे गए। लोग सफलता के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा आरामदेह हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। समृद्धि, स्वास्थ्य और दौलत के लंबे दौर के बाद हम आत्मसंतुष्ट बन जाते हैं। हम वो करना छोड़ देते हैं जिसकी बदौलत हम वहां तक पहुंचे थे। हम उबलते पानी के अंदर तैरने वाले मेंढक बन जाते हैं जो कूद कर इसलिए स्वतंत्र नहीं होता क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है और इतनी हानि रहित लगती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो उबलने वाला है।
अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने दादा दादी की कार्य संस्कृति को दोबारा अपनाने की जरूरत है। यह हमारे चरित्र को ढालने का समय है। अगर देश को बचाने की खातिर नहीं तो कम से कम अपनी खुद की सफलता और उपलब्धि की खातिर। अलादीन के चिराग जैसे विचार को नहीं खरीदें। अगर आप चाहें तो आप अपने सोफे पर लेटकर अपने मेल बॉक्स में चेक आकर्षित कर सकते हैं, क्रिस्टल रगड़ सकते हैं, आग पर चल सकते हैं, 2000 वर्ष के गुरु का चैनल देख सकते हैं या दृढ़ कथन कह सकते हैं, लेकिन ये सब पैसे ऐंठने वाले विज्ञापन हैं जो आपकी कमजोरियों पर हमला करके आपको ललचा रहे हैं। असली और स्थायी सफलता पाने के लिए काम करना पड़ता है और लंबे समय तक करना पड़ता है। सफलता की तरह कोई असफल नहीं होता। क्या अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैं एक असल कहानी बताना चाहूंगा। सैन डिएगो में समुद्र तट पर मेरे घर के पास एक बेहतरीन नया रेस्टोरेंट खुला। शुरुआत में वो हमेशा चमचमाता रहता था। मालकिन हर ग्राहक की तरफ खुशनुमा स्वागत करने वाली मुस्कान बिखेरती रहती थी। सेवा बेजोड़ थी। मैनेजर खुद आकर इसका आश्वासन देता था और भोजन जबरदस्त था। जल्द ही लोग वहां खाने के लिए लाइन लगाने लगे और उन्हें बैठने के लिए 1 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन फिर दुर्भाग्य से रेस्टोरेंट के स्टाफ ने अपनी सफलता को स्थायी मान लिया। मालकिन घमंडी हो गई। स्टाफ रूखा व्यवहार करने लगे। वेटर पोशाक के मामले में लापरवाह हो गए और भोजन की गुणवत्ता कभी अच्छी तो कभी खराब होने लगी। 18 महीनों के भीतर ही वो रेस्टोरेंट ठप हो गया। वो अपनी सफलता की वजह से असफल हुए, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो इसीलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने वो करना छोड़ दिया जिसकी वजह से वो पहले सफल हुए। उनकी सफलता ने उनके दृष्टिकोण को ढक लिया और वो आलसी हो गए। माइक्रोवेव मानसिकता। संचयी परिणाम की शक्ति समझने पर आप फटाफट परिणाम की अपेक्षा से छुटकारा पा लेंगे। यह विश्वास है कि सफलता उतनी ही जल्दी मिलनी चाहिए जितनी तेजी से आपका फास्ट फूड मिलता है, आपकी मैगी बनती है, आपकी 30 मिनट की फोटो प्रोसेसिंग होती है, आपकी ओवरनाइट डाक आती है। माइक्रोवेव, अंडे, तुरंत गर्म पानी और टेक्स्ट मैसेजिंग पर्याप्त है। ठीक है, खुद से वादा करें कि आप लॉटरी जीतने की उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सच तो यह है कि इसमें आप केवल विजेता की कहानी सुनते हैं और करोड़ों असफल लोगों की कहानियां नहीं सुनते। जिस व्यक्ति को आप जुए की मशीन के सामने उछलते कूदते या टीवी पर बड़ा चेक थामे देखते हैं, वो ये नहीं बताता कि इससे पहले सैकड़ों मौकों पर उसकी लॉटरी नहीं लगी थी। अगर हम सकारात्मक परिणाम की गणितीय संभावना की जांच करें तो संभावना 0 के करीब होती है, यानी आपके पास जीतने का 0 अवसर होता है। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस के लेखक और हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डेनियल गिलबर्ट कहते हैं कि अगर टीवी पर मैं जीत गया की बजाय लॉटरी में हारने वाला हर व्यक्ति 30 सेकंड में मैं हार गया की घोषणा करे तो एक ही ड्रॉ में असफल हुए लोगों को लगभग 9 साल का समय लग जाएगा। जब आप समझ जाते हैं कि संचयी परिणाम का सिद्धांत कैसे काम करता है तो आप तुरंत फुरत समाधानों या फटाफट इलाजों की झूठी आशा नहीं करते। ये मूर्खतापूर्ण विश्वास ना करें कि किसी बेहद सफल खिलाड़ी ने यातना भरा नियमित प्रशिक्षण अभ्यास और हजारों घंटों का कष्टकारी व्यायाम नहीं किया होगा। वो अभ्यास करने के लिए सुबह जल्दी उठा और जब बाकी सबने अभ्यास करना छोड़ दिया उसके बाद भी वो लंबे समय तक अभ्यास करता रहा। उसने असफलता, अकेलेपन, कड़ी मेहनत और निराशा के भारी दर्द व कुंठा का सामना किया, तब कहीं जाकर वो नंबर 1 बन पाया। मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के अंत तक या इससे भी पहले अपने दिल के अंदर ये जान लें कि सफलता का इकलौता मार्ग रोजमर्रा के सामान्य, रोमांचहीन और कई बार मुश्किल दैनिक अनुशासन है जो समय के साथ संयुक्त या संचित होते जाते हैं। यह भी जान लें कि आप अपने मनचाहे परिणाम, मनचाहा जीवन और सपनों की जीवन शैली पा सकते हैं बशर्ते आप संचयी परिणाम के सिद्धांत की शक्ति का लाभ लें। यदि आप इस पुस्तक के बताए सिद्धांतों पर चलते हैं तो अंततः आपका जीवन परिकथा जैसा बन जाएगा। क्या मैंने अपनी बात अच्छी तरह से कह दी है? ठीक है, अब हम अगले अध्याय में चलते हैं जहां हम उस एक घटक पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके जीवन को नियंत्रित करता है। हर विजय या पराजय, सफलता या असफलता इसी से शुरू होती है। आपके जीवन में इस वक्त जो भी आपके पास है या नहीं है वो इसी वजह से है। इसे बदलना सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए जानते हैं कि ये क्या है। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लें। अध्याय 2, चयन। हम सभी संसार में एक जैसी हालत में आते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। इस भव्य प्रवेश के बाद हमारा जीवन अंत में जो होता है वो उन विकल्पों का संचयी परिणाम होता है जिन्हें हमने चुना था। हमारे चयन हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या हमारे सबसे बुरे शत्रु हो सकते हैं। वो हमें या तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं या फिर
हमें उससे दूर, बहुत दूर ले जाते हैं। इस बारे में सोचें, आपके जीवन में हर चीज आज इसीलिए है क्योंकि आपने पहले किसी चीज का विकल्प चुना था। चयन आपके हर परिणाम का मूल कारण है। हर चयन से एक व्यवहार शुरू होता है जो समय के साथ आदत में बदल जाता है। खराब चयन करेंगे तो अंत में आप दोबारा शून्य पर पहुंच जाएंगे और नए, अक्सर ज्यादा मुश्किल चयन करने के लिए मजबूर होंगे। अगर आप चयन नहीं करते हैं तभी आप दरअसल आपके रास्तों में आने वाली चीजों को निष्क्रियता से ग्रहण करने का चयन कर रहे हैं। सारांश में, पहले आप चयन करते हैं और फिर आपके चयन आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। हर निर्णय, चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, आपके जीवन की दिशा को बदलता है। कॉलेज जाएं या नहीं जाएं, किससे शादी करें, कार चलाने से पहले वो आखिरी पैक पिए या ना पिए, गपशप में शामिल हों या चुप रहें, एक और संभावित ग्राहक प्रोस्पेक्ट को फोन करें या दिन को यहीं खत्म कर दें, आई लव यू कहें या इस पल को गुजर जाने दें। हर चयन आपके जीवन के संचयी परिणाम को प्रभावित करता है। यह अध्याय आपको उन चयनों के बारे में जागरूक बनाएगा और उन्हें करने को प्रेरित करेगा जो आपके जीवन के विस्तार का समर्थन करते हैं। जटिल लगता है लेकिन आप इसकी सरलता से हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आपके 99% चयन अचेतन नहीं होंगे, ना ही आपकी ज्यादातर दिनचर्या और परंपराएं आपकी अचेतन प्रोग्रामिंग से तय होंगी। आप खुद से पूछेंगे और जवाब दे पाएंगे, मेरे कितने व्यवहार ऐसे हैं जिन पर मैंने वोट नहीं दिया है? मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिसे करने का मैंने चेतन निर्णय नहीं लिया है, फिर भी मैं उसे हर दिन कर रहा हूं? मैंने अपने खुद के जीवन और करियर में जिन अचूक रणनीतियों का इस्तेमाल किया है और संचयी परिणाम के सिद्धांत से सशक्त बनाया है, उन्हें अपनाकर आप उन निर्णयों की रहस्यमयी पकड़ को ढीला कर पाएंगे जो आपके जीवन को कमतर बना रहे हैं और आपको गलत दिशा में खींच रहे हैं। आप मूर्खता की दिशा में जाने से पहले पॉज बटन दबा देंगे। आप आसानी से निर्णय लेने लगेंगे जो ऐसे व्यवहार और आदतों की ओर ले जाएंगे जिनसे आपको हर बार फायदा होगा। आपकी सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि आप जानबूझकर बुरे चयन कर रहे हैं। अगर ये बात होती तो इसे सुधारना आसान था। आपकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप अपने चयन नींद में कर रहे हैं। आधे समय तो आपको ये भी पता नहीं होता कि आप चयन कर रहे हैं। हमारे चयन अक्सर हमारी संस्कृति और परवरिश के साथ तय हो जाते हैं। वह हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और आदतों में इतने ज्यादा घुस जाते हैं कि हमारे नियंत्रण से परे नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप कभी अपने काम में लगे थे और जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक आपने एक मूर्खतापूर्ण चयन कर लिया या कई छोटे छोटे ऐसे चयन कर लिए जिनसे अंततः आपकी कड़ी मेहनत और प्रगति पर पानी फिर गया, वो भी बिना किसी स्पष्ट कारण के? आप नहीं चाहते थे कि अपनी मेहनत पर पानी फेर दें, लेकिन अपने निर्णय के बारे में नहीं सोचकर, जोखिमों और संभावित परिणामों को नहीं तौलने की वजह से आपको ऐसे परिणाम मिले जिन्हें आप नहीं चाहते थे। शुरू में कोई भी मोटा होने, दिवालिया होने या तलाक लेने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन अक्सर, अगर हमेशा नहीं तो छोटे छोटे बुरे चयनों की श्रृंखला से हमें ये परिणाम मिलते हैं। हाथी नहीं काटते हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? मच्छर के बारे में आप क्या कहेंगे? जीवन की छोटी छोटी चीजें आपको काटती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि बड़ी गलतियां एक पल में किसी करियर या प्रतिष्ठा को तबाह कर सकती हैं। शाम की न्यूज पढ़ने वाला युद्ध के समय की कहानी में गलत रंग भर देता है। दक्षिणी शेफ स्टाफ के सामने जातिगत टिप्पणियां करता है। मशहूर तैराक ओलंपिक खेलों में ब्राजील में रहते समय चोरी के बारे में झूठ बोलते पकड़ा जाता है, या शाही राजकुमार एक सजायता बाल कामुक का पक्का दोस्त होता है। जाहिर है इस तरह के बुरे चयन के बड़े परिणाम होते हैं, लेकिन अगर आपने अतीत में कोई ऐसा काम किया है, तब भी इस पुस्तक में हमारा सरोकार असाधारण बड़े कदमों से नहीं है जिनकी वजह से हमें दुखद परिणाम या अकेलापन झेलना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो बार बार के छोटे छोटे और महत्वहीन दिखने वाले चयन गंभीर चिंता का विषय है। मैं उन निर्णयों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आपको लगता है कि उनसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, कि किसी गलतफहमी में नहीं रहे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अवश्यंभावी रूप से, भविष्य सूचक ढंग से आपकी सफलता की गाड़ी को पटरी से उतार देती है, चाहे वो मूर्खतापूर्ण कपट, दंभी व्यवहार या सकारात्मक चयनों के वेश में छिपे हों। ये खासतौर पर हानिकारक होते हैं। ये महत्वहीन दिखने वाले निर्णय आपको दिशा से पूरी तरह भटका सकते हैं क्योंकि आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। आप अधीर हो जाते हैं, ध्यान रहित होते हैं और उन छोटे कार्यों से अनजान रहते हैं जो आपको दिशा से भटका देते हैं। संचयी परिणाम का सिद्धांत काम करता है, यह हमेशा काम करता है, याद है, लेकिन इस मामले में आपके खिलाफ काम करता है क्योंकि आप नींद में काम कर रहे थे। मिसाल के तौर पर, आप एक सोडा और पोटैटो चिप्स का पैकेट लेते हैं।
और चिप्स का आखिरी टुकड़ा खाने के बाद आपको अचानक एहसास होता है कि आपने क्या कर दिया। आपने तो स्वास्थ्यवर्धक भोजन का दिन बर्बाद कर दिया और आपको तो भूख भी नहीं लग रही थी। आप थोड़ी देर मन बहलाने के लिए बैठते हैं और बेकार का टीवी देखने में 2 घंटे गवा देते हैं। अच्छा, बेकार का टीवी नहीं, आइए हम आपको थोड़ा श्रेय देते हैं और इसे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्री मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान आता है कि इस दौरान आप एक महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति तैयार करने वाले थे। आप बिना किसी अच्छे कारण के किसी प्रिय व्यक्ति से झूठ बोल देते हैं, जबकि सच बोलने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्या हो जाता है? इन सभी मामलों में होता यह है कि आप खुद को बिना सोचे चयन करने की अनुमति दे रहे हैं, और जब तक आप अचेतन रूप से चयन करेंगे तब तक आप उस अप्रभावी व्यवहार को बदलने का चेतन सुझाव नहीं कर सकते और उसे उत्पादक आदत में नहीं बदल सकते। यही समय है कि आप जाग जाएं और ऐसे चयन करें जो आपकी शक्ति कम करने की बजाय बढ़ाए। पूरे साल धन्यवाद की परंपरा। दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना हमेशा आसान होता है ना? मैं अपने खड़ूस बॉस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर वो चुगलखोर सहकर्मी नहीं होता तो मुझे वो प्रमोशन मिल जाता। मैं हमेशा बुरे मूड में रहता हूं क्योंकि मेरे बच्चे मुझे गुस्से से पागल कर देते हैं। दूसरों की ओर उंगली उठाने के मामले में हम खास तौर पर प्रतिभाशाली होते हैं। जब रोमांटिक संबंधों की बात आती है, आप हमेशा ही मानते हैं कि आप पूरी तरह से सही हैं और बदलने की जरूरत सिर्फ सामने वाले को है। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी के बारे में शिकायतें कर रहा था। मेरे हिसाब से वो शानदार महिला थी और मेरा दोस्त खुशकिस्मत था जो उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली थी। मैंने दोस्त को ये बात बता दी, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार बोलता रहा कि उसकी पत्नी किस तरह उसके दुख के लिए जिम्मेदार थी। तब मैंने उसे एक अनुभव बताने का निर्णय लिया जिसने मेरे वैवाहिक जीवन को सचमुच बदल दिया था। एक बार थैंक्स गिविंग वाले दिन मैंने अपनी पत्नी के लिए थैंक्स गिविंग जर्नल लिखने का निर्णय लिया। पूरे साल तक हर दिन मैंने उसमें कम से कम एक चीज लिखी जिसके लिए मैं उसकी तारीफ करता था। जिस तरह वो अपनी सहेलियों के साथ व्यवहार करती थी, जिस तरह वो हमारे कुत्तों की परवाह करती थी, जिस तरह वो हर रात को अच्छे से बिस्तर तैयार करती थी, और जिस तरह वो स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, या जिस सुंदर तरीके से उसने उस दिन बाल संवारे थे। जो भी हो, मैंने अपनी पत्नी में ऐसी चीजों की तलाश की जिनसे मैं प्रभावित था या जिनसे ऐसे गुण विशेषताएं या योग्यताएं प्रकट होती थी जिसकी मैं तारीफ और कद्र करता था। मैं पूरे साल गोपनीय तरीके से उन सभी को लिखता रहा। उस साल के अंत तक मेरा पूरा जर्नल भर गया था। जब मैंने अगले थैंक्स गिविंग पर उसे ये जर्नल तोहफे में दिया तो वो खुशी के मारे रोने लगी। उसने कहा कि ये वो सबसे अच्छा उपहार है जो उसे कभी मिला था, उस BMW से भी ज्यादा अच्छा जो मैंने उसके जन्मदिन पर उसे दी थी। मजेदार बात यह है कि इस उपहार से जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो मैं था। जर्नल लिखने के इस काम ने मुझे अपनी पत्नी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं चेतन रूप से उन सभी चीजों की तलाश करने लगा जो वो सही कर रही थी। इस हृदय से महसूस की गई एकाग्रता ने हर उस चीज को ढक लिया जिसकी मैं शिकायत कर सकता था। अगर मैं जर्नल नहीं लिखता, मैं एक बार फिर उससे गहरा प्रेम करने लगा, शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि मैं उसके ज्यादा स्पष्ट गुणों के बजाय उसके स्वभाव और व्यवहार की सूक्ष्म उत्कृष्टताओं को देख रहा था। मैंने हर दिन अपने दिल और आंखों में उसकी तारीफ करने, उसके प्रति कृतज्ञ होने और उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजने का इरादा रखा। इससे उसके साथ मेरा व्यवहार बदल गया और जाहिर है इससे उसने अलग तरीके से मुझ पर प्रतिक्रिया की। जल्दी ही मुझे अपने थैंक्स गिविंग जर्नल में लिखने के लिए और भी ज्यादा चीजें मिलने लगी। मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ था, इसके सारे कारणों को लिखने में मैंने हर दिन लगभग 5 मिनट लगाए थे। लेकिन इस छोटे से काम का चयन करने का परिणाम यह हुआ कि वो साल हमारे वैवाहिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ बरसों में से एक बन गया और तब से यह बेहतर होता चला गया है। मेरा अनुभव सुनने के बाद मेरे दोस्त ने भी अपनी पत्नी पर केंद्रित थैंक्स गिविंग जर्नल लिखने का निर्णय लिया। कुछ ही महीनों में उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह बदल गया। पत्नी के सकारात्मक गुणों की तलाश करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने का चयन करने का नतीजा यह हुआ कि उसके बारे में दोस्त का दृष्टिकोण बदल गया, जिससे उसके प्रति दोस्त का व्यवहार भी बदल गया। परिणाम यह हुआ कि पत्नी की प्रतिक्रिया के चयन भी बदल गए। चक्र चलता रहा, या हमें यह कहना चाहिए कि चक्र वृद्धि होता रहा। 100%। हम सभी सेल्फ मेड यानी स्वनिर्मित हैं, लेकिन सिर्फ सफल लोग ही इसका श्रेय लेते हैं। मैं 18 साल का था जब मैंने एक सेमिनार में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विचार सुना। इस अवधारणा ने मेरे पूरे जीवन का कायाकल्प कर दिया था। अगर आप बाकी की पुस्तक फेंक कर केवल इस एक अवधारणा का अभ्यास कर लें, तब भी
2-3 साल में आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि आपके परिवार वालों और मित्रों को आपके पुराने स्वरूप को याद करने में मुश्किल आएगी। जिस सेमिनार में मैं 18 साल की उम्र में गया था, उसमें वक्ता ने पूछा, किसी संबंध को कारगर बनाने की कितनी प्रतिशत जिम्मेदारी आपकी होती है? मैं किशोर था, इसीलिए प्रेम के मामले में मैं सब कुछ जानता था। जाहिर है मेरे पास सारे जवाब थे, या कम से कम उस वक्त मैं ऐसा समझता था। मैं चिल्लाकर बोला, 50-50। यह बहुत स्पष्ट था, दोनों ही लोगों को बराबर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वरना संबंध को नुकसान होगा। 51-49 किसी दूसरे ने चिल्लाकर कहा, और यह तर्क दिया कि आपको सामने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आत्मत्याग और उदारता संबंध की नींव नहीं है? एक और ने कहा 80-20। प्रशिक्षक व्हाइट बोर्ड की ओर मुड़ा और वहां उसने बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा, 100-0। आपको 100% देना होता है और बदले में कोई चीज पाने की शून्य अपेक्षा रखनी होती है। उसने कहा, जब आप संबंध को कारगर बनाने की 100% जिम्मेदारी लेने के इच्छुक होंगे, सिर्फ तभी संबंध सफल हो पाएगा, वरना संयोग के भरोसे छोड़ा गया संबंध कभी भी कमजोर पड़ सकता है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने जल्दी ही समझ लिया कि यह अवधारणा मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का किस तरह कायाकल्प कर सकती है। अगर मैं अपने अनुभव की 100% जिम्मेदारी लूं, अपने सारे चयनों और परिस्थितियों पर अपनी सारी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लूं, तो इसका मतलब है कि शक्ति मेरे पास है। इसका मतलब है कि हर चीज मुझ पर निर्भर करती है। मैंने जो किया, जो नहीं किया, मेरे साथ होने वाली चीजों पर मैंने कैसी प्रतिक्रिया की, हर चीज के लिए मैं और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार था। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा हो। जाहिर हो मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन फिर आप देखते हैं ज्यादातर लोग इस संसार में किस तरह काम करते हैं। बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं, शिकायतें करते हैं, दोषारोपण करते हैं और किसी दूसरे या सरकार से अपनी समस्याओं को सुलझाने की उम्मीद करते हैं। अगर आपने देर होने के लिए ट्रैफिक को दोष दिया है, या आप अपने बुरे मूड का दोष अपनी संतान, जीवन साथी या सहकर्मी की किसी हरकत पर मढ़ते हैं, तो आप 100% व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप देर से इसीलिए पहुंचे क्योंकि प्रिंटर व्यस्त था। शायद आपको आखिरी मिनट तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। सहकर्मी ने प्रस्तुति गड़बड़ कर दी। क्या आपको इसे देने से पहले खुद जांच नहीं करनी चाहिए थी? अतार्किक किशोर बेटे से आपकी पटरी नहीं बैठ रही है। असंख्य अच्छी पुस्तकें और क्लासें हैं जिनमें आप ये सीख सकते हैं कि इस काम को ढंग से कैसे किया जाए। आप जो करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं। आपके साथ जो किया जाता है, उस पर आप जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसके लिए भी आप अकेले जिम्मेदार हैं। इस सशक्त करने वाली मानसिकता ने मेरे जीवन में क्रांति कर दी। इसका मतलब यह था कि भाग्य, परिस्थितियां या सही स्थिति महत्वपूर्ण नहीं थी। जो कुछ होता था या नहीं होता था, उसके लिए मैं जिम्मेदार था। यानी भविष्य में क्या होगा, यह भी मुझ पर निर्भर था। इसके बाद मैं उड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करने लगा। चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, चाहे अर्थव्यवस्था कितनी भी बुरी तरह गिरे, या कोई दूसरा चाहे जो करे, जो कहे, इसके बावजूद मेरा खुद पर 100% नियंत्रण था। इस तरह मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य का शिकार होने के आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। यह चयन करके मैंने जैकपॉट जीत लिया, क्योंकि इसके बाद मेरे पास अपने भाग्य को नियंत्रित करने की असीम शक्तियां थी। भाग्यशाली बनना, शायद आप खुद को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। यह दरअसल बहाना है। आप बेहद अमीर, खुश और स्वस्थ बनते हैं, या फिर दिवालिया, डिप्रेशन का शिकार या अस्वस्थ होते हैं। इन दोनों के बीच का एकमात्र फर्क ये चयन है जो आप खुद करते हैं। किसी दूसरी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जहां तक भाग्य की बात है, हम सभी भाग्यशाली हैं। अगर आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं और आपकी फ्रिज में थोड़ा सा भोजन है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हर एक के पास भाग्यशाली होने का अवसर होता है, क्योंकि स्वास्थ्य और जीवन यापन की बुनियादी चीजें होने के बाद भाग्य का मतलब चयनों की श्रृंखला है। मैंने एक बार रिचर्ड ब्रॉन्सन से पूछा था कि क्या उन्हें ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने उनकी सफलता में भूमिका निभाई हो। इस पर उनका जवाब था, हाँ, जाहिर है, हम सभी भाग्यशाली हैं। यदि आप एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं तो आप भाग्यशाली हैं, चाहे आप इस बात को पहचान पाएं या ना पहचान पाएं। भाग्य हर दिन हमारी मदद करता है। हमारे साथ हर समय भाग्यशाली चीजें होती हैं। मैं किसी दूसरे से ज्यादा या कम भाग्यशाली नहीं रहा हूं। फर्क यह है कि जब भाग्य मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने आया, तो मैंने उसका फायदा उठा लिया। वाह, बुद्धिमत्तापूर्ण कथन। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से हम जो पुरानी सूक्ति अक्सर सुनते हैं, वही पर्याप्त नहीं है। भाग्य तब होता है जब अवसर और तैयारी का मिलन होता है। मेरा मानना है भाग्य के दो और महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं।
भाग्यशाली बनने का पूर्ण फॉर्मूला: तैयारी यानी व्यक्तिगत विकास, नजरिया यानी विश्वास व मानसिकता, प्लस अवसर, आपके सामने कोई अच्छी चीज आना, प्लस कार्य, इसके बारे में कुछ करना, इक्वल टू भाग्य। आप पहले तैयारी को जानते हैं। तैयारी: जब आप लगातार खुद को बेहतर करते हैं और अपनी योग्यताओं, ज्ञान, विशेषज्ञता, संबंध व संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बड़े अवसरों के सामने आने पर उनका लाभ लेने की सुखद स्थिति में होते हैं। जब भाग्य चमकता है तब आप बियॉन्स जैसे हो सकते हैं, जिन्होंने मशहूर बात कही थी, मैं जुआ खेलना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर कोई चीज है जिस पर मैं दांव लगाना चाहूंगी तो वो मैं खुद पर दांव लगाना चाहूंगी। नजरिया: यहीं पर भाग्य ज्यादातर लोगों की पकड़ से दूर हो जाता है। हालांकि सर रिचर्ड की बात अपनी जगह सही है कि भाग्य हर दिन मदद करने के लिए हमारे चारों तरफ मौजूद रहता है। मुख्य मुद्दा यह है कि आपका नजरिया क्या है। मुद्दे की बात यह है कि आप स्थितियों, बातचीतों और परिस्थितियों को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं। आप जिसकी तलाश नहीं कर रहे हैं उसे नहीं देख सकते, और आप जिसमें विश्वास नहीं करते हैं उसकी तलाश नहीं कर सकते। अवसर: अपना भाग्य खुद बनाना संभव है, लेकिन जिस भाग्य की मैं यहां बात कर रहा हूं उसकी योजना नहीं बनाई जाती है, या ये उम्मीद से ज्यादा जल्दी या अलग तरीके से प्रकट होता है। फॉर्मूले की इस अवस्था में भाग्य को विवश नहीं किया जाता है। यह स्वाभाविक घटना है और यह अक्सर अपनी मर्जी से सामने आता है। कार्य: भाग्य को आपके सामने चाहे कोई भी लाया हो, ब्रह्मांड, ईश्वर, भाग्यशाली ताबीज, या आप जिस भी चीज के साथ अपने सौभाग्य को जोड़ते हो, इस पर काम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। यहीं रिचर्ड ब्रॉन्सन को जोसेफ वेलिंगटन से अलग करना है। जोसेफ कौन? बिल्कुल, आपने जोसेफ वेलिंगटन के बारे में कभी नहीं सुना। इसीलिए नहीं सुना क्योंकि उसने सामने आने वाली भाग्यशाली चीजों पर काम नहीं किया। तो अब आप इस बात पर रोना छोड़ दें कि आपको कैसे पत्ते दिए गए हों, या आपने कितनी बड़ी हारों को झेला हो और आपके सामने कितनी विकट परिस्थितियां आई। असंख्य लोगों के सामने आपसे ज्यादा गंभीर समस्याएं और ज्यादा बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ज्यादा अमीर और ज्यादा संतुष्ट हैं। भाग्य सबको समान अवसर देता है, भाग्य सबका चमकता है, लेकिन आपको सर पर छाता लगाने की बजाय अपना चेहरा आसमान की ओर उठाना है। कर्म तो आपको करना ही होगा और आप इससे किसी भी तरह बच नहीं सकते। मुश्किलों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने की भारी कीमत। 2000 के दशक के शुरुआत में मैं एक नए स्टार्टअप वेंचर में साझेदार बना था। मैंने इसमें काफी पैसों का निवेश किया और लगभग 2 साल तक अथाह मेहनत की, लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि मेरे साझेदार ने खराब प्रबंधन किया था और पूरे पैसे खर्च कर दिए थे। कुल मिलाकर मुझे $3,30,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। मैंने उस पर मुकदमा दायर नहीं किया। सच तो यह है कि बाद में मैंने एक व्यक्तिगत स्थिति के लिए उसे उधार भी दिया। निष्कर्ष यह था कि नुकसान मेरी गलती है। मैं उसकी पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत चरित्र की अच्छी छानबीन किए बिना ही उसका साझेदार बनने को तैयार हो गया था। मैं उस स्टार्टअप वेंचर में अथक मेहनत तो कर रहा था, लेकिन मेरी अपेक्षाओं की जांच नहीं कर रहा था। मैं ये तर्कसंगत बहाना बना सकता हूं कि मुझे उस पर विश्वास था, लेकिन सच तो यह था कि मैं आलस के कारण वित्तीय मामलों की निगरानी नहीं कर रहा था। न सिर्फ मैंने संबंध और व्यवसाय को शुरू करने का खुद चयन किया था, बल्कि मैंने बार बार स्पष्ट लाल झंडों और चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज करने के लिए आगामी चयन भी किए थे। क्योंकि मैंने व्यवसाय के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होने का चयन किया, इसलिए अंततः मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। जब मुझे गलत हरकतों की सच्चाई पता चली तो मैंने इससे जूझने या इस पर अफसोस करने में ज्यादा समय बर्बाद ना करने का चयन किया और आगे बढ़ गया। मैं सोचता हूं कि आज भी मैं यही चयन करता। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। आपके साथ चाहे जो भी हुआ हो उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। अच्छी या बुरी चीज, विजय या पराजय, इसकी जिम्मेदारी लें। मेरे मार्गदर्शक जिम रॉन ने कहा था, आप उस दिन बच्चे से वयस्क बनते हैं जिस दिन आप अपने जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आज आपके वयस्क होने का दिन है। ये चयन करें कि आज के बाद आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार रहेंगे, सारे बहानों को हटा देंगे। इस तथ्य को पहचानें कि जब आप अपने चयनों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। यही समय है कि आप नियंत्रण अपने हाथ में लेने का चयन करें। आपका रहस्यमय हथियार, आपका स्कोर कार्ड। अब मैं आपको एक बेहतरीन रणनीति बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल मैंने अपने व्यक्तिगत विकास में किया है। ये रणनीति मेरे दिन भर के चयनों को नियंत्रित करने में मेरी मदद करती है, जिससे बाकी चीजें सही जगह पर आ जाती हैं। इनकी वजह से ऐसे व्यवहार और कार्य होते हैं जो मेरी आदतों को कर्तव्यनिष्ठ और वफादार सैनिकों की तरह एक कतार में खड़े कर देते हैं। इसी पल अपने जीवन का एक क्षेत्र चुन लें जिसमें आप सबसे ज्यादा सफल होना चाहते हैं। क्या आप बैंक में ज्यादा पैसे चाहते हैं, ज्यादा पतली कमर,
आयरन मैन कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति, अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ बेहतर संबंध, या आप उस क्षेत्र में उस समय कहाँ हैं, या आप उस क्षेत्र में इस समय कहाँ हैं जहां आप भविष्य में पहुंचना चाहते हैं। ज्यादा अमीर, ज्यादा छरहरे, ज्यादा खुश, जो भी हो, जागरूकता ही परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। आप आज जहां हैं वहां से अगर आप अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो उन चयनों के बारे में जानना होगा जो आपको मनचाही मंजिल से दूर ले जाते हैं। आज आप जो भी चयन करें बहुत चेतन होकर करें, ताकि आप आगे चलकर ज्यादा स्मार्ट चयन कर सकें। आप अपने चयनों के बारे में जागरूक रहें। इस बारे में आपकी मदद करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन के जिस क्षेत्र को सुधारना चाहते हैं उससे जुड़े हर काम की निगरानी करें। अगर आपने निर्णय लिया है कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से निकलने वाले हर सिक्के का हिसाब रखना है। अगर आपने निर्णय लिया है कि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको हर उस चीज का हिसाब रखना है जिसे आप अपने मुंह में डालते हैं। अगर आपने किसी खेल प्रतिस्पर्धा के लिए प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया है तो आपको अपने हर कदम और हर वर्कआउट का हिसाब रखना है। बस एक छोटी नोटबुक लेकर चलें जिसे आप अपनी जेब या पर्स में हर समय रख सकें, और साथ में पेन पेंसिल जैसी चीज जिससे आप लिख सकें। आपको ये सब लिखना है हर दिन, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। कोई बहाने नहीं, कोई अपवाद नहीं, जैसे कि कोई न्यायाधीश आपको देख रहा है, जैसे आपके चूकने पर मैं और मेरे डैडी आकर आपसे 100 पुशअप लगवाएंगे। मैं जानता हूं कि कागज पर लिखना ज्यादा बड़ा काम नहीं लगता, लेकिन अपनी प्रगति और गलतियों की निगरानी करने और हिसाब रखने से ही मैंने अपनी वर्तमान संचित सफलता हासिल की है। यह प्रक्रिया आपको अपने निर्णयों के बारे में चेतन होने के लिए मजबूर करती है, लेकिन जैसा जिम रॉन कहते थे, जिसे करना सरल है उसे नहीं करना भी सरल है। जादू काम की जटिलता में नहीं है, जादू तो सरल चीजों को बार बार करने और पर्याप्त लंबे समय तक करने में है, ताकि संचयी परिणाम का चमत्कार प्रेरित हो जाए। इसीलिए उन सरल चीजों को नजरअंदाज ना करें जिनसे आपके जीवन में बड़ी चीजें संभव होती हैं। सफल लोगों और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि सफल लोग वो करने के इच्छुक रहते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। ये बात याद रखें, क्योंकि जब भी आपका सामना किसी मुश्किल, नीरस या कठोर से चयन होगा तो यही बात जीवन में कई बार आपके काम आएगी। पैसे का जाल। मैंने निगरानी की शक्ति को मुश्किल तरीके से सीखा जब मैंने पैसों के मामले में मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। 25 साल से कम उम्र में मैं रियल एस्टेट बेचकर अनाप शनाप कमाई कर रहा था। उस वक्त मैं अपने अकाउंटेंट से मिला। उसने कहा, आप पर $1,00,000 से ज्यादा टैक्स बकाया है। क्या? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। उसने पूछा, क्यों नहीं है? आपने इससे कई गुना कमाया है। निश्चित रूप से आपने आमदनी पर लगने वाले टैक्स को तो अलग रखा होगा। मैंने कहा, स्पष्ट रूप से मैंने नहीं रखा। उसने पूछा, पैसा कहाँ गया? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। ये पूरी तरह सच था। वाकई पैसा मेरे हाथ से पानी की तरह फिसल गया था और मैंने गौर भी नहीं किया था। फिर मेरे अकाउंटेंट ने मुझे एक बहुत बड़ा उपकार करके दिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बेटा तुम्हें होश में आना चाहिए। मैंने सैकड़ों बार होते देखा है। तुम किसी मूर्ख शराबी की तरह पैसे खर्च कर रहे हो और तुम तो ये भी नहीं जानते कि पैसे कहाँ गए। ये मूर्खतापूर्ण है, इसे बंद कर दो। अब तुम बहुत मुश्किल में हो। पुराने टैक्स को चुकाने के लिए तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने होंगे, लेकिन जब तुम ज्यादा कमाओगे तो तुम पर उतना ही ज्यादा नया टैक्स लगेगा। अगर तुम इसी ढर्रे पर चलते हो तो तुम अपने पर्स से अपनी वित्तीय कब्र खोद लोगे। मुझे तुरंत संदेश मिल गया। मेरे अकाउंटेंट ने मुझे करने को कहा, जेब में एक छोटा नोटपैड रखो और 30 दिनों तक खर्च करने वाले हर सेंट का हिसाब रखो। चाहे मैंने $1,000 में नया सूट लिया हो या 50 सेंट में टायर में हवा भरवाई हो, मुझे उसे नोटपैड पर लिखना था। इससे मैं अपने कई अचेतन चयनों के बारे में तुरंत जागरूक हो गया, जिसकी वजह से पैसा मेरी जेब से बाहर रिस रहा था। क्योंकि मुझे हर चीज को लिखना था, इसीलिए मैंने कुछ चीजें तो आलस के कारण नहीं खरीदी, ताकि मुझे नोटपैड बाहर निकाल कर उसमें कुछ लिखना ही ना पड़े। लगातार 30 दिनों तक मनी लॉग रखने का परिणाम सुखद था। मेरी नई जागरूकता मजबूत हो गई और खर्चे संबंधी चयनों, अनुशासनों का एक बिल्कुल नया समूह उत्पन्न हुआ। और क्योंकि जागरूकता और सकारात्मक व्यवसाय चक्रवृद्धि होते हैं, इसीलिए मैं आमतौर पर पैसे से ज्यादा प्रोटेक्टिव होने लगा। इसीलिए मैं आमतौर पर पैसे के साथ ज्यादा प्रोएक्टिव होने लगा। जैसे रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करने लगा। जहां स्पष्ट रूप से पैसा बर्बाद हो रहा था, वहां बचत करने के क्षेत्र खोजने लगा और प्ले मनी का ज्यादा आनंद लेने लगा। जब मैं मनोरंजन पर पैसे खर्च करने की सोचता था तो काफी समय तक ठहरने के बाद ही ऐसा करता था। निगरानी के इस अभ्यास का परिणाम क्या हुआ? इसने इस बारे में मेरी जागरूकता बदल दी कि मेरे पैसे से मेरा कैसा संबंध था। इसने दरअसल इतनी अच्छी तरह काम किया कि मैंने इस अभ्यास का इस्तेमाल करके कई बार दूसरे व्यवहारों को बदलने के लिए भी किया। जो भी चीज मुझे परेशान करती है उसके कायाकल्प का मेरे पास एक ही सूत्र है, निगरानी।
इतने वर्षों में मैंने इस बात की निगरानी की है कि मैं क्या खाता पीता हूँ, कितना व्यायाम करता हूँ, किसी योग्यता को भीतर बनाने में कितना समय लगाता हूँ, कितनी सेल्स कॉल करता हूँ। मैंने तो परिवार, मित्रों या मेरे जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया है। परिणाम उतने ही गहन रहे हैं जितने की पैसे की निगरानी के समय मिले थे। ये पुस्तक खरीदते समय आप दरअसल मेरी राय और मार्गदर्शन के लिए मुझे पैसे दे रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ कठोर बनते हुए इस बात पर जोर देता हूँ कि आप अपने व्यवहारों की निगरानी कम से कम 7 दिन तक करो। इस पुस्तक का उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है, इसका उद्देश्य तो परिणाम हासिल करने में आपकी मदद करना है। परिणाम हासिल करने के लिए आपको खुद को हिलाना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि आपने निगरानी के बारे में पहले भी कभी सुना हो सकता है कि आपने शायद इस अभ्यास को किसी दूसरे तरीके से किया हो, लेकिन मैं ये शर्त रखता हूं कि आप ये काम इस समय नहीं कर सकते हैं। मुझे कैसे पता? क्योंकि आपका जीवन उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप चाहते हैं। आप पटरी से उतर गए हैं। निगरानी आपको दोबारा पटरी पर ला सकती है। क्या आप जानते हैं कि वेगस में कैसीनो इतने ज्यादा पैसे कैसे कमाते हैं? क्योंकि ये हर समय हर टेबल पर हर विजेता की निगरानी रखते हैं। ओलंपिक प्रशिक्षकों को सबसे ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों के हर वर्कआउट, हर कैलोरी, हर माइक्रो न्यूट्रिएंट की निगरानी करते हैं। सभी विजेता निगरानी करते हैं। इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप भी इसी इरादे से अपने जीवन की निगरानी करें, आपके लक्ष्य को आंखों के सामने रखने के लिए। निगरानी काफी सरल अभ्यास है। ये इसलिए कारगर है क्योंकि इससे आप अपने जीवन के उस क्षेत्र के कामों के बारे में हर पल जागरूक रहते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। निगरानी से पहले आपको अपने व्यवहार के बारे में जो जानकारी मिलेगी उससे आप दंग रह जाएंगे। मापन के बिना आप किसी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं या उसे बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसी तरह आप जब तक अपने कार्यों के बारे में जागरूक और जवाबदेह नहीं हो तब तक आप अपने गुणों और संसाधनों और क्षमताओं को अधिकतम प्रयास नहीं कर सकते। हम पेशेवर खिलाड़ी और उसका कोच हर प्रदर्शन की निगरानी रखता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजें शामिल होती हैं। पिचर्स हर पिच पर अपने आंकड़े जानते हैं। गोल्फ खिलाड़ियों के पास उनके स्विंग के बारे में बहुत ज्यादा आंकड़े होते हैं। पेशेवर खिलाड़ी निगरानी की वजह से ये जान पाते हैं कि उन्हें अपने प्रदर्शन में कहां और कैसे हेरफेर करना है। वो दर्ज जानकारी पर ध्यान देते हैं और उनके अनुसार परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आंकड़े बेहतर होने पर ही ज्यादा मैच जीतेंगे और विज्ञापन सौदों में ज्यादा कमाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी निगरानी इस तरह करें मानो आप एक मूल्यवान संपत्ति हो, क्योंकि आप हैं। आप वो अचूक सिस्टम पाना चाहते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये वही है। आप अपनी आदतों के बारे में जागरूक हैं या नहीं? मेरा यकीन करें, आप नहीं हैं। इस बारे में आपका चाहे जो जवाब हो, मैं आपसे निगरानी शुरू करने को कहता हूं। इसे करने को आपके जीवन और अंततः आपकी जीवन शैली में क्रांति आ ही जाएगी। इसे धीमा और आसान रखें, दहशत में नहीं जाएं। हम काफी आसान गति से शुरुआत कर रहे हैं। आपको 1 सप्ताह तक सिर्फ एक आदत की ही निगरानी करनी है। उस आदत को चुन लें जिसका आप पर सबसे ज्यादा नियंत्रण हो। आपको वहीं से शुरू करना है। एक बार जब आपको संचयी परिणाम के पुरस्कार मिलते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी निगरानी करना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, तब आप निगरानी करने का चयन करेंगे। आइए मान लेते हैं कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और इसके लिए आप अपने खान पान को नियंत्रित करने का चयन करते हैं। अब आपका काम है कि आप अपने मुंह में जो भी चीज डालें हर चीज को लिखें। डिनर में खाया गया स्टीक, आलू और सलाद को लेकर दिन भर के छोटे छोटे चयन, ब्रेक रूम में मुट्ठी भर बिस्कुट और अपनी सैंडविच पर चीज की दूसरी स्लाइड, वो मजेदार कैंडी बार, सुपर बाजार में नमकीन का सैंपल, मेजबान के ग्लास भरने के बाद वाइन के अतिरिक्त चुस्कियां, पेय पदार्थों को लिखना ही नहीं भूले। वो सब आपकी गलत जानकारी में जुड़ जाते हैं जब तक उनकी निगरानी नहीं की जाए। हम उन्हें आसानी से खारिज कर सकते हैं या भूल सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे नजर आते हैं। एक बार सिर्फ इन चीजों को लिखना बहुत सरल लगता है और ये है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप अकेले इसे करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये पन्ना पलटने से पहले एक श्रेणी चुनकर उसकी जिम्मेदारी लें और शुरुआत करने की तारीख निकालें। अभी इसी समय। निगरानी कैसे होगी? ये पूरी तरह होगी और व्यवस्थित भी, बेरहम भी और लगातार भी। हर दिन आप एक नए पन्ने पर तारीख डालकर शुरुआत करेंगे और निगरानी करेंगे। निगरानी के पहले सप्ताह के बाद क्या होता है? शायद आप सदमे में होंगे। आप इस बात पर हैरान होंगे कि आपसे कितनी सारी कैलोरियां, सिक्के या मिनट बच रहे हैं। आप पहले कभी नहीं जानते थे कि वो कहां थे। अब आगे बढ़ें। आप इस क्षेत्र की निगरानी 3 सप्ताह तक करेंगे। शायद आप दर्द के मारे करहा रहे होंगे। आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा यकीन करें कि 1 सप्ताह बाद ही आप परिणामों से इतने प्रभावित होंगे कि अगले 2 सप्ताह के लिए खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। 3 सप्ताह क्यों? आपने मनोवैज्ञानिकों को कहते सुना होगा कि कोई चीज तब तक आदत नहीं बनती जब तक कि आप उसका अभ्यास 3 सप्ताह तक ना करें।
ये कोई सटीक विज्ञान नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा पैमाना है और ये मैंने अपने मामले में बिल्कुल सही पाया है। इसीलिए आदर्श रूप से मैं चाहता हूं कि आप 21 दिनों तक अपने व्यवहारों की निगरानी के अपने चयन पर डटे रहें। अगर आप इनकार करते हैं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर आप मेरी कमर, स्वास्थ्य, बैंक बैलेंस या संबंध के मामले में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन गंभीरता से कहें तो आप ये पुस्तक इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं। आखिर आप मेरी कमर, स्वास्थ्य, बैंक बैलेंस या संबंध के मामले में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन गंभीरता से कहें तो आप ये पुस्तक इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, ठीक है? और मैंने आपसे वादा किया था कि एक धीमा और निरंतर काम होगा, है ना? ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये सरल है और करने योग्य है, इसीलिए इसे करते हैं। खुद से वादा करें कि आप ये काम शुरू करेंगे आज ही। अगले 3 हफ्तों तक अपना छोटा सा नोटपैड या बड़ा भी, अगर ये ज्यादा लुभावना लगे, अपने साथ लेकर चलने का चयन करें और अपनी श्रेणी की हर चीज लिखने का संकल्प लें। 3 सप्ताह में क्या होता है? आपको पहले सप्ताह सदमा लगता है, फिर आपको ये सुखद आश्चर्य होता जाता है कि अपने कार्यों के बारे में चेतन बनने से ही कार्य सही दिशा में होने लगते हैं। फिर आप खुद से पूछेंगे, क्या मैं सचमुच में वो कैंडी बार चाहता हूं? मुझे अपनी नोटबुक निकालकर इसे लिखना पड़ेगा और मुझे थोड़ी शर्म आएगी। यहीं पर आपकी 200 कैलोरी बच जाती है। उस कैंडी बार को आप हर दिन ठुकराएंगे तो 2 सप्ताह में थोड़ी ज्यादा समय में आपका 1 पाउंड वजन कम हो जाएगा। आप ऑफिस के रास्ते में पीने वाली $4 की कॉफी को लिखना शुरू करेंगे और आपको एहसास होगा, हे भगवान, मैंने 3 सप्ताह की कॉफी पर $60 खर्च कर दिए। अरे यानी 1 साल में $1000। यह चक्रवृद्धि करने पर 20 साल में $51,833.79। आपको कॉफी पीने की सचमुच कितनी जरूरत है? एक बार फिर लौट आएं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपकी 1 दिन में $4 की कॉफी की आदत से आपको 20 साल में $51,833.79 का नुकसान होने वाला है? हाँ, मैं यही कह रहा हूं। क्या आप जानते थे कि आप आज जो $1 खर्च करते हैं, चाहे आप इसे कहीं भी खर्च करें, इसका मूल्य 20 साल में लगभग $5 होता है और 30 साल में $10। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने उस $1 को 8% पर बढ़ने दिया और 20 साल में आपके पास लगभग $50 हो जाएंगे। जब भी आप आज $1 खर्च करते हैं तो हर बार ये वैसा ही है जैसा आप भविष्य में अपनी जेब से $5 निकाल रहे हो। मैं पहले प्राइस टैग पर ध्यान केंद्रित करता था और गलती से सोच लेता था कि अगर किसी चीज की कीमत $50 है तो ये मुझे $50 में पड़ती है। देखिए, हाँ, आज के डॉलर में। लेकिन अगर आप उसी $50 के 20 साल बाद के संभावित मूल्य पर विचार करते हैं तो लागत 4-5 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आप इसे चक्रवृद्धि करने की बजाय खर्च कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जब भी आप $50 की मूल्य की कोई चीज देखें तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या ये चीज $250 के लायक है? अगर आपके लिए आज इसका मूल्य $250 या इससे अधिक है तो खरीद लें। इस बात को याद रखें, जब आप कॉस्टको जैसी किसी जगह पर जाएं जहां आपको सब तरह की अद्भुत चीजें दिखेंगी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, तो वो आपको चाहिए थी। आप $25 का जरूरी सामान खरीदने के लिए अंदर गए थे, लेकिन $400 का सामान लेकर बाहर आए। अगली बार जब आप सस्ता सामान बेचने वाले किसी स्टोर में जाएं तो इसी भावी मूल्य के दृष्टिकोण से चीजों को तौलें। संभावना इस बात की है कि याद रखने पर आप $50 के क्रीप मेकर को दोबारा नीचे रख देंगे ताकि आपके बैंक में $250 जुड़ जाएं। हर साल, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन सही चयन करें, फिर जल्दी ही खुद को समृद्ध होते देखें। जब आप इस जागरूकता से निगरानी करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में बहुत अलग दिख रहे हैं। आप खुद से पूछने में सक्षम होंगे कि हर कामकाजी दिन में एक बार कॉफी पीना एक मर्सिडीज बेंच की अंतिम कीमत लायक है, क्योंकि आपको इसकी इतनी ही लागत पड़ रही है। यही नहीं, अब आप नींद में नहीं चल रहे हैं, आप जागरूक हैं, चेतन हैं और बेहतर चयन कर रहे हैं। यह सब एक छोटी नोटबुक और पेन की मदद से हो रहा है। आश्चर्यजनक है ना? अनजान हीरो। जब आप अपने जीवन की निगरानी शुरू करते हैं तो आपका ध्यान उन छोटी छोटी चीजों पर केंद्रित होगा जिन्हें आप सही कर रहे हैं, साथ ही उन छोटी छोटी चीजों पर भी जिन्हें आप गलत कर रहे हैं। फिर जब आप लगातार छोटे छोटे दिशा सुधार का चयन करते हैं तो समय के साथ आपको अद्भुत परिणाम नजर आने लगेंगे। लेकिन तुरंत धूम धड़ाके वाले परिणामों की उम्मीद ना करें। जब मैं कहता हूं कि दिशा में छोटे सुधार, तो मैं सचमुच अदृश्य परिणामों की बात कर रहा हूं। इस बात की संभावना है कि कोई भी इस पर तुरंत गौर नहीं करेगा, कोई तालियां नहीं बजाएगा। इन अनुशासनों के लिए कोई भी आपको बधाई संदेश या ट्रॉफी नहीं भेजेगा, लेकिन अंततः आपके चक्रवर्ती प्रभाव की बदौलत आपको साधारण पुरस्कार मिलेगा। ये सबसे छोटे अनुशासन होते हैं जो समय के साथ पुरस्कार देते हैं।
यही विजय के उस भारी विजय की तैयारी कराते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन परिणाम असाधारण होते हैं। एक घोड़ा एक नाक के अंतर से जीतता है, लेकिन इसे 10 गुना ज्यादा पुरस्कार मिलता है। क्या घोड़ा 10 गुना ज्यादा तेज है? नहीं, बस थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये ट्रैक में अतिरिक्त चक्कर लगाने का अभ्यास है। घोड़े के पोषण में अतिरिक्त अनुशासन है, या घुड़सवार की अतिरिक्त मेहनत है जिसने चक्रवर्ती पुरस्कारों से परिणामों को थोड़ा सा बेहतर बना दिया। सैकड़ों टूर्नामेंट्स और हजारों स्ट्रोक्स का विश्लेषण करने के बाद नंबर 1 रैंक के गोल्फ खिलाड़ी और नंबर 10 के गोल्फ खिलाड़ी के बीच का अंतर एस रेज में केवल 0.32 स्ट्रोक्स का ही है, लेकिन पुरस्कार की राशि में 2 गुने से भी ज्यादा अंतर है। एक को $9.6 मिलियन मिलते हैं, दूसरे को $4.6 मिलियन। नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी 5 गुना बेहतर नहीं है, वो 50% या 10% भी बेहतर नहीं है। वास्तव में उसका औसत स्कोर सिर्फ 0.5% यानी आधा बेहतर है, लेकिन परिणाम 2 गुने से भी ज्यादा है। ये छोटी छोटी चीजों की शक्ति है जो जुड़ती जाती हैं। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है जो अंत में बड़े परिणाम देती हैं। ये तो सैकड़ों, हजारों या लाखों छोटी छोटी चीजें हैं जो साधारण को असाधारण से अलग करती हैं। एक स्ट्रोक बेहतर बनाने के लिए असंख्य छोटी छोटी चीजों को करने की जरूरत होती है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता जब आप हरी जैकेट पहनते हैं। आइए मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूं जिनसे छोटे परिवर्तनों की निगरानी करने से बड़े पुरस्कार मिलेंगे। पैदल चलें। मैं एक कंपनी के सीईओ का मार्गदर्शन दे रहा था जिसकी बिक्री हर साल $100 मिलियन से ज्यादा है। फिल उद्यमी और कंपनी का संस्थापक था। कंपनी ठीक चल रही थी, लेकिन उसके संगठन की संस्कृति में मुझे संलग्नता, विश्वास और उत्साह की कमी महसूस हुई। इस बात से मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि फिल कंपनी की इमारत के कुछ हिस्सों में 5 साल से नहीं गया था। उसने अपने स्टाफ के 80% लोगों से कभी सीधे बात नहीं की थी। एक तरह से वो अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ एक बुलबुले में बंद रहता था। मैंने फिल से सिर्फ एक परिवर्तन की निगरानी करने को कहा। सप्ताह में 3 बार उसे अपने ऑफिस से बाहर निकलकर इमारत में घूमना था। उसका लक्ष्य कम से कम 3 ऐसे लोगों को खोजना था जो सही चीज करते दिखें या जिनके बारे में उसने अच्छी बातें सुनी हो और उन्हें थोड़ी व्यक्तिगत तारीफ, मान्यता या कद्र देनी थी। उसके व्यवहार में इस एक छोटे परिवर्तन में कितना समय लगा? 1 सप्ताह में 1 घंटे से भी कम, लेकिन उसका समय के साथ भारी असर हुआ। फिल ने जिन कर्मचारियों की प्रशंसा की वो उससे ज्यादा तारीफ पाने की खातिर अतिरिक्त प्रयास करने लगे और ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगे। जब दूसरे कर्मचारियों ने देखा कि कंपनी में अच्छी मेहनत की कद्र की जाती है तो वो भी बेहतर प्रदर्शन करने लगे। उनके नए नजरिए का लहर प्रभाव ग्राहकों के साथ होने वाले व्यवहार में भी नजर आया। इससे ग्राहकों का अनुभव बेहतर हुआ, जिससे रिपीट और रेफरल व्यवसाय बढ़ा, जिससे कंपनी के हर व्यक्ति का गर्व आसमान छूने लगा। उस छोटे से परिवर्तन ने 18 महीने में ही कंपनी की संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया। इस दौरान शुद्ध लाभ 30% से ज्यादा बढ़ा, जबकि स्टाफ वही था और मार्केटिंग में कोई भी अतिरिक्त निवेश नहीं किया गया था। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि उस फिल ने एक छोटे से महत्वहीन दिखने वाले कदम को लंबे समय तक लगातार उठाया। पैसे का पेड़। कई साल पहले मेरी एक अद्भुत सहायक थी जिसका नाम कैथलीन था। उस वक्त उसकी वार्षिक आमदनी $40,000 थी। एक बार मैं उद्यमिता और दौलत बनाने पर एक व्याख्यान दे रहा था। उसे कमरे के पीछे लगी रजिस्ट्रेशन टेबल पर बैठने का काम सौंपा गया। अगले सप्ताह वो मेरे ऑफिस में आई। उसने मुझसे कहा, मैंने आपको ये कहते सुना कि इंसान को अपनी आमदनी का 10% बचाना चाहिए। यह अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे किसी तरह नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से अयथार्थवादी है। इसके बाद वो मुझे अपने बिलों और वित्तीय दायित्वों के बारे में बताने लगी। जब उसने उन सबको लिख लिया तो स्पष्ट था कि महीने के अंत में उसके पास दरअसल कोई पैसा बचता ही नहीं था। उसने कहा, इस काम के लिए मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है। मैंने उसे बताया, मैं इससे भी अच्छा रास्ता जानता हूं। मैं तुम्हें सिखा देता हूं कि दौलतमंद कैसे बनना है। वो ये जवाब नहीं था जो वो चाह रही थी, लेकिन वो तैयार हो गई। मैंने कैथलीन को खर्च की निगरानी करने का तरीका सिखाया और नोटबुक साथ रखने की सलाह दी। मैंने उससे कहा कि वो सिर्फ $33 से एक अलग बचत खाता खोले, जो उसकी उस समय की मासिक आमदनी का सिर्फ 1% था। फिर मैंने उसे बताया कि वो अगले महीने $33 कम में कैसे गुजार कर चला सकती है। इसके लिए उसे सप्ताह में केवल 1 दिन मेहनत करनी थी। उस दिन उसे नीचे के रेस्टोरेंट में सैंडविच, चिप्स या ड्रिंक का ऑर्डर नहीं देना था, बल्कि अपना खुद का लंच घर से लाना था। अगले महीने मैंने उसे कहा कि वो 2% बचवाए, $67। उसने अपनी केबल सदस्यता सेवा को बदलकर अतिरिक्त $33 बचा लिए। अगले महीने हम 3% पर पहुंच गए। उसने पीपल मैगजीन की अपनी सदस्यता रद्द कर दी। यह उसके खुद के जीवन को अध्ययन करने का समय था और मैंने कैथलीन को सलाह दी कि वो सप्ताह में 2 बार स्टारबक्स जाने की बजाय स्टारबक्स बीन्स और बाकी सामान खरीद कर ऑफिस में अपनी कॉफी खुद बनाए।
उसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे भी। साल के अंत तक कैथलीन अपनी आमदनी का 10% बचाने लगी थी। हालांकि उसकी जीवन शैली पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नजर नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। इससे एक अनुशासन का लहर प्रभाव उसके जीवन में कई दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ा। उसने हिसाब लगाया कि वो अपना मन बहलाने के लिए मनोरंजन पर कितना खर्च करती है और वो व्यक्तिगत विकास में उन पैसों का निवेश करने लगी। जब उसने सैकड़ों घंटों तक प्रेरक और ज्ञानवर्धक सामग्री से अपने दिमाग को पोषण दे दिया तो इसके बाद उसकी सृजनात्मकता आसमान छूने लगी। वो मेरे पास कई विचार लाई कि हम अपने संगठन में ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं और ज्यादा बचत कैसे कर सकते हैं। उसने मेरे सामने एक योजना रखी कि वो अपने खाली समय में इस पर अमल करेगी, लेकिन इसके लिए मुझे वादा करना होगा कि मैं बचत की कामयाबी रणनीतियों में उसे 10% का पुरस्कार दूंगा और नई आमदनी की रणनीति के लाभकारी होने पर 15% दूंगा। दूसरे साल के अंत तक उसने साल भर में $1,00,000 से ज्यादा कमा लिए थे। हालांकि उसकी मूल तनख्वाह वही $40,000 थी। कैथलीन ने अंततः अपना खुद का स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्यवसाय शुरू किया जो चल पड़ा। मैं कई साल पहले एक हवाई अड्डे पर कैथलीन से टकराया। अब वो साल भर में $1.25 मिलियन से ज्यादा कमाती है और उसने संपत्तियों में $1 मिलियन से ज्यादा जोड़ लिए हैं। आज वो मिलीनियर है। ये सब एक छोटा कदम उठाने का चयन करने और हर महीने $33 बचाने से शुरू हुआ। समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप छोटे परिवर्तन जितनी जल्दी शुरू कर देते हैं, संचयी परिणाम का सिद्धांत आपके पक्ष में उतनी ही ज्यादा शक्ति से काम करता है। मान लें कि आपके मित्र डेव रैमजी की सलाह मानकर IRA में हर महीने $250 डालने लगती है। जब उसे 23 साल की उम्र में कॉलेज से निकलने के बाद पहली नौकरी मिली, दूसरी तरफ आप 40 साल की उम्र तक बचत शुरू नहीं करते हैं। शायद आपने बचाना थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया था, लेकिन जब आपको ज्यादा लाभ नहीं दिखा तो आपने अपने रिटायरमेंट अकाउंट का पूरा पैसा निकाल लिया। आपके मित्र अगर 40 होने के बाद IRA में $1 भी जमा नहीं करे, तब भी 67 साल की उम्र तक उसके पास $1 मिलियन से ज्यादा होंगे, क्योंकि इस पूरे समय उसका जमा पैसा 8% ब्याज की दर से हर महीने चक्रवृद्धि होता रहेगा। आप हर महीने $250 का निवेश करते हैं जब तक कि आप 67 साल के नहीं हो जाते, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए 1960 के बाद पैदा हुए लोगों की सामान्य रिटायरमेंट उम्र है। इसका मतलब है कि आपकी मित्र ने 17 साल बचाया जबकि आपने 27 साल बचत की। जब आप रिटायर होने के लिए तैयार होते हैं तो आपके पास $3,00,000 से भी कम होंगे। हालांकि आपने अपने मित्र से $27,000 ज्यादा निवेश किया है। हालांकि आपने कई साल ज्यादा बचत की है और ज्यादा पैसों का निवेश किया है, लेकिन अंत में आपको उससे 1/3 धनराशि ही मिलती है। यही होता है जब हम टालमटोल करते हैं और सफलता के लिए आवश्यक व्यवहारों, आदतों व अनुशासनों को नजरअंदाज कर देते हैं। छोटे अनुशासन पर काम शुरू करने के लिए एक और दिन का इंतजार नहीं करें, जो आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाएगा। क्या आप खुद से ये कह रहे हैं कि आपको इतनी देर हो चुकी है कि अब आप बहुत पिछड़ चुके हैं और कभी बराबरी नहीं कर सकते? यह आपके दिमाग में बजने वाला एक और थका हुआ टेप है। अब इसे बंद करने का समय है। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लेने के लिए कभी देर नहीं होती। मान लें कि आप हमेशा से पियानो बजाना चाहते थे, लेकिन आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आप 40 के होने वाले हैं। अगर आप इसी समय पियानो बजाना शुरू कर दें तो रिटायर होने तक आप इसमें माहिर बन सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको इसमें 25 साल का अभ्यास हो जाएगा। कुंजी अभी शुरू करना है। हर महान काम और हर रोमांचक अभियान छोटे कदमों से शुरू होता है। पहला कदम हमेशा उससे ज्यादा मुश्किल लगता है जितना ये होता है, लेकिन अगर 25 साल का समय बहुत ज्यादा लंबा लगता हो तो क्या करें? अगर आपके पास केवल 10 साल का समय या धैर्य हो तो क्या करें? ब्रायन ट्रेसी ने मुझे बताया कि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को 1000% बेहतर कैसे बना सकते हैं। 10% नहीं, 100% भी नहीं, बल्कि 1000%। आइए मैं आपको इसकी रूपरेखा बताता हूं। आपको तो बस खुद को, अपने प्रदर्शन को और अपने आउटपुट व आमदनी को हर कामकाजी दिन में 0.1% बेहतर बनाना है। वीकेंड पर आपकी छुट्टी, यानी बहुत थोड़ा सा बेहतर। क्या आप सोचते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है इसे कोई भी कर सकता है। आसान है। अगर आप सप्ताह में हर दिन ये करते हैं तो हर सप्ताह आप 0.5% बेहतर हो जाएंगे। हर महीने 2% बेहतर हो जाएंगे, जिससे चक्रवृद्धि करने पर यह हर साल 26% हो जाता है। आपकी आमदनी अब हर 2.9 साल में दोगुनी हो जाती है। 10वें बरस तक आप इस वक्त की तुलना में 1000% ज्यादा कर रहे होंगे और इतना ही ज्यादा कमा रहे होंगे। है ना आश्चर्यजनक? आपने 1000% ज्यादा प्रयास ना किया हो या 1000% ज्यादा घंटे काम ना किया, बस हर दिन 0.1% का सुधार किया, बस इतना ही काफी है। सफलता आधी मैराथन है। बीवर्ली एक शैक्षणिक सॉफ्टवेयर कंपनी की सेल्स पर्सन थी।
जिसके लिए मैं एक कायाकल्प सत्र आयोजित कर रहा था। एक दिन उसने मुझे अपनी सहेली के बारे में बताया जो आगामी वीकेंड में हाफ मैराथन दौड़ रही थी। थोड़े ज्यादा वजन वाली बिवली मुझसे बोली, मैं ऐसी चीजें कभी नहीं कर सकती, मेरी तो एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने में ही सांस फूल जाती है। मैंने उससे कहा, अगर आप चाहें तो आप भी वो करने का चयन कर सकती हैं जो आपकी सहेली कर रही हैं। उसने हैरानी से कहा, ये किसी तरीके से नहीं हो सकता, हालांकि अगर ये हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगी। मेरा पहला कदम बीवल्ली की प्रेरणा खोजने में उसकी मदद करना था। बीवल्ली, पहले तो आप ये बताएं कि आप हाफ मैराथन क्यों दौड़ना चाहती हैं? देखिए, अगली गर्मियों में मेरे हाई स्कूल का 20 साल वाला रियूनियन होने वाला है और मैं उसमें शानदार दिखना चाहती हूँ। लेकिन 5 साल पहले जब दूसरा बच्चा होने के बाद मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वाह, अब हमारे पास एक प्रेरक लक्ष्य था, लेकिन मैं सावधानी से आगे बढ़ा। अगर आपने कभी वजन कम करने की कोशिश की है तो आप शायद इसका तरीका जानते हैं। जिम की महंगी सदस्यता लो, व्यक्तिगत प्रशिक्षकों पर बहुत से पैसा खर्च करो, नई मशीनों, शानदार वर्कआउट की पोशाक और खिलाड़ियों के शानदार जूते। एक आध सप्ताह तक ताबड़तोड़ वर्कआउट करो और फिर अपनी एलिप्टिकल मशीन पर कपड़े सुखाने लगो। जिम से बंक मारो और अपने जूतों को एक कोने में धूल खाने दो। मैं बीवरली के साथ इससे अच्छा तरीका आजमाना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं उससे केवल एक नई आदत का चयन करा दूं तो वो इस दिशा में प्रेरित हो जाएगी और बाकी सारे व्यवहार अपने आप ही सही हो जाएंगे। मैंने बीवरली से कहा कि वो अपनी कार ब्लॉक के चारों ओर घुमाए और अपने मकान से 1 मील का चक्कर तय करे। फिर मैंने उससे कहा कि वो 2 सप्ताह में उस गोले के 3 चक्कर लगाए। गौर करे कि मैंने उससे 1 मील दौड़ने को नहीं कहा था या रोज 3 चक्कर लगाने की सलाह भी नहीं दी थी। इसके बजाय मैंने एक छोटे आसान काम से शुरू किया जिसमें ज्यादा मेहनत या कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने उससे कहा कि अब वो 2 सप्ताह तक हर सप्ताह उस गोले के 3 चक्कर लगाए। हर दिन उसने जारी रखने का चयन किया। इसके बाद मैंने बीवरली से धीमी जॉगिंग शुरू करने को कहा जब तक वो आरामदेह महसूस करे। जैसे ही उसकी सांस फूलने लगे उसे रुककर पैदल चलने लगना था। मैंने उससे ऐसा तब तक करने को कहा जब तक कि वो 1/4 फिर आधा और फिर उस मील का 3/4 हिस्सा ना दौड़ने लगे। इसमें 3 और सप्ताह लगे। 9 बार बाहर जाना, तब कहीं जाकर वो पूरे मील जॉगिंग कर पाई। 7 सप्ताह बाद वो पूरे गोले में जॉगिंग कर रही थी। आपको लग सकता है कि इतनी छोटी विजय हासिल करने में कितना ज्यादा समय लग गया। हाफ मैराथन 13.1 मील की होती है। इसके मुकाबले 1 मील कुछ भी नहीं है। बहरहाल, इस बात से काफी तसल्ली मिली कि बीवरली ये देखने लगी थी कि रियूनियन के लिए फिट होने का उसका चयन, उसकी क्यों शक्ति, जिसे मैं जल्दी स्पष्ट करूंगा, उसकी नई स्वास्थ्य आदतों को प्रोत्साहित कर रहा था। संचयी परिणाम का सिद्धांत सक्रिय हो चुका था और अपनी चमत्कारी प्रक्रिया शुरू कर रहा था। फिर मैंने बीवरली से कहा कि वो 1 मील के 8वें हिस्से तक अपनी दूरी बढ़ा दे। छोटा सा अंतर, सिर्फ 300 कदम ज्यादा। 6 महीनों के भीतर वो बगैर किसी मुश्किल के 9 मील दौड़ रही थी। 9 महीनों में वो अपनी जॉगिंग रूटीन में नियमित रूप से 13.5 मील दौड़ रही थी, जो हाफ मैराथन की दूरी से ज्यादा है। इससे भी रोमांचक बात यह थी कि उसे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी काफी अच्छे परिणाम मिले। पहले बीवरली चॉकलेट की दीवानी थी, एक आजीवन जुनून है, और भारी चर्बीयुक्त भोजन से प्रेम करती थी। लेकिन अब ये दीवानगी खत्म हो गई। अपने व्यायाम और बेहतर खानपान के चयनों से उसकी ऊर्जा बढ़ गई, जिससे वो अपने कामकाज में ज्यादा उत्साहित हो गई। इसी दौरान उसकी बिक्री दोगुनी हो गई, जो मेरे लिए बेहतरीन रहा। जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा, इस प्रगति का लहर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से बीवरली का आत्मगौरव बढ़ा, जिससे वो अपने पति के प्रति ज्यादा प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगी। उनका संबंध जोशीला हो गया, जितना कॉलेज के बाद से कभी नहीं रहा था, क्योंकि अब वो ज्यादा ऊर्जावान बन चुकी थी। इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा सक्रिय और उत्साही बन गई। उसने गौर किया कि अब उसके पास अपनी नकारात्मक सहेलियों के साथ उठने बैठने का समय नहीं था, जो अब भी ऑफिस के बाद चर्बीयुक्त खानपान के लिए जाती थी। इसके बजाय वो एक रनिंग क्लब की सदस्य बन गई, जहां उसे नई स्वस्थ सहेलियां मिली, जिस वजह से उसने और ज्यादा सकारात्मक चयन किए, जो उसे सकारात्मक व्यवहार और आदतों की ओर ले गया। जब मेरे ऑफिस में पहली बातचीत हुई थी, जिसमें मैंने बीवरली की क्यों शक्ति खोजी थी और जिसके बाद उसने निर्णय लेकर छोटे कदम उठाने का संकल्प लिया था, तब से अब तक उसका 40 पाउंड से ज्यादा वजन कम हो चुका है। वो फिट और शक्तिशाली महिलाओं के लिए चलता फिरता और दौड़ता विज्ञापन बन गई है। आज बीवरली फुल मैराथन दौड़ती है। आपका जीवन आपके पल पल के चयनों का परिणाम है। टीवी के बिगेस्ट लूजर से मशहूर हुई जिलियन माइकल्स ने एक बार मुझे अपने बचपन की यह शक्तिशाली कहानी बताई। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मेरे लिए ईस्टर एग की हंट आयोजित करती थी। मैं मकान की चारों तरफ दौड़ती थी और जब मैं किसी छिपे हुए अंडे के करीब होती थी तो वो कहती थी, ओ तुम गर्म हो। फिर जब मैं उसके ज्यादा करीब पहुंचती थी तब वो कहती थी, ओ तुम तो आग में हो। और फिर जब मैं अंडे से दूर जाती तो वो कहती, ओ तुम ठंडी हो, तुम तो जम रही हो।
मैं प्रतिस्पर्धियों को सिखाती हूं कि हर पल मुझे इस बात की जरूरत है कि वो अपनी खुशी और उनके चरम लक्ष्य का एहसास गर्मी की तरह करें। कैसे इस पल का हर चयन, हर निर्णय उन्हें उनके चरम लक्ष्य से ज्यादा करीब पहुंचा रहा है। क्योंकि आपके पल पल के चयनों के परिणाम होते हैं, इसीलिए आप में अविश्वसनीय शक्ति होती है कि अपने चयनों को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कदम दर कदम हर दिन आपके चयन आपके कार्यों को आकार देंगे, जब तक कि वो आदत नहीं बन जाती। जब अभ्यास उन्हें स्थायी बना देगा। हारना एक आदत है, जीतना भी। इसीलिए अपने जीवन में विजेता आदतों को स्थायी रूप से डालने का काम करें। नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को हटा दें और उनकी जगह पर सकारात्मक आदतें डालें। इस तरह चलते रहेंगे तो आप अपने जीवन को अपनी मनचाही दिशा में ले जा सकते हैं, अपनी सबसे बड़ी कल्पना के शिखर तक। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लें।